यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ छुपे होते हैं राज, जुनून और खतरनाक रिश्ते। जहाँ प्यार हदें पार कर जाता है और भरोसा एक पल में टूट जाता है। ये दुनिया है पावर, पैशन और धोखे की, जहाँ हर चेहरा मासूम नहीं और हर रिश्ता सच्चा नहीं। अगर आप तैयार हैं उन कहानियों के लिए जो दिल भी जलाएं और दिमाग भी हिला दें, तो स्वागत है आपका सीएम नॉवल में, जहां हर एपिसोड में मिलेगा थोड़ा इश्क, थोड़ा जुनून और बहुत सारा ट्विस्ट। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अपनी पसंद के अनुसार वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर लें ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। अध्याय 21। हॉस्टल में वापस आने पर शिवांश ने देखा कि रोहन शर्मा वहां नहीं था, शायद कहीं बाहर मस्ती करने गया होगा। शिवांश ने अपनी बैंक कार्ड चेक की और पाया कि उसमें 20 लाख से ज्यादा रुपये थे, जो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। लेकिन अगर गहराई से सोचा जाए तो ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। आखिरकार अगर इस बार शिवांश नहीं होता तो शालिनी कपूर को सिर्फ कुछ लाख के पन्ने ही नहीं बल्कि बहुत कुछ खोना पड़ता। दोनों बैंक कार्ड में मिलाकर करीब 80 लाख रुपये थे और 2 पन्नों की कीमत जोड़ लें तो ये रकम लगभग 1 करोड़ तक पहुंच रही थी। शिवांश ने पहले कभी इतने धन के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। शिवांश अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने चिपचिपा पन्ना निकाला और अग्निसूत्र विद्या के जरिए कल्टीवेशन शुरू किया। पन्ने में मौजूद प्राण विश्व के प्राण से कहीं ज्यादा गाढ़ा और शुद्ध था और इसे अवशोषित करना भी बहुत तेज था। जैसे जैसे अग्निसूत्र विद्या चल रही थी, शिवांश साफ महसूस कर रहा था कि उसके शरीर में प्राण लगातार बढ़ रहा था। रात भर कल्टीवेशन करने के बाद शिवांश के शरीर में प्राण 2 से 3 हिस्से तक बढ़ गया। ये रफ्तार उसके अकेले कल्टीवेशन से कई गुना तेज थी। प्राण मणि वाकई में कमाल की चीज है, शिवांश ने सोचा। इस चिपचिपे पन्ने में मौजूद प्राण इतना था कि शिवांश 3 से 5 दिन तक कल्टीवेशन कर सकता था और तब तक उसकी ताकत शायद 6 सितारा दक्ष के स्तर तक पहुंच जाए। हॉस्टल में प्राण तो बहुत ही पतला है, शिवांश ने आह भरी और विश्व के प्राण को अवशोषित करने की कोशिश की। कमल तालाब वाले इलाके की तुलना में हॉस्टल में प्राण कहीं ज्यादा कमजोर था। हॉस्टल में भीड़ भाड़ और मिला जुला माहौल है, यहाँ कल्टीवेशन के लिए ठीक नहीं है। लगता है अब रहने की जगह बदलने का वक्त आ गया है। शिवांश ने 4 साल से रह रहे हॉस्टल को देखा। उसके दोनों रूममेट चले गए थे, जिससे हॉस्टल में अब काफी सन्नाटा था। पहले वह पैसे बचाने के लिए नहीं हटना चाहता था, लेकिन अब हॉस्टल में रहने की कोई जरूरत नहीं थी। कमल तालाब वाला इलाका कल्टीवेशन के लिए अच्छा है और वहाँ टीचरों के लिए किराए के अपार्टमेंट भी हैं। लेकिन ये एकमात्र विकल्प नहीं है। मैं आसपास देखकर कोई ऐसी जगह चुन सकता हूँ जो कल्टीवेशन के लिए मुफीद हो, शिवांश ने मन ही मन सोचा। काशी विश्वविद्यालय के कई टीचरों के पास यूनिवर्सिटी के अलावा दूसरी नौकरियां भी थीं। नए टीचरों को छोड़कर ज्यादातर अनुभवी टीचरों ने काशी में अपने घर खरीद लिए थे और आमतौर पर स्कूल में नहीं रहते थे। खाली पड़े टीचर अपार्टमेंट किराए पर दिए जाते थे और ज्यादातर किराएदार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही होते थे। कभी कभी टीचर स्टूडेंट रिश्ते की वजह से एक दूसरे को गारंटी भी मिल जाती थी। शिवांश ने ऑनलाइन चेक किया और पाया कि ज्यादातर अपार्टमेंट शेयरिंग वाले थे, लेकिन उसे उनमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। विला किराए के लिए। अचानक एक विला किराए का विज्ञापन शिवांश का ध्यान खींच लिया। काशी विश्वविद्यालय का ये विला ज्यादा बड़ा नहीं था, बस एक बेडरूम, एक लिविंग रूम और एक बाथरूम, लेकिन इसमें 2 मंजिलें थीं और सामने पार्किंग की जगह थी, जो इसे काफी खुला खुलासा बनाता था। सबसे जरूरी बात, इसका माहौल हॉस्टल और टीचर अपार्टमेंट से कहीं बेहतर था। ये कीमत। शिवांश ने विला की पहली मंजिल के किराए की कीमत देखी और हल्की सी कड़वी हंसी हंसा। उसे समझ आ गया कि इतना अच्छा माहौल होने के बावजूद ये क्यों नहीं किराए पर गया। 2000 रुपये महीना, और वो भी 3 महीने का भुगतान और 1 महीने की जमा राशि के तरीके से, यानी एक बार में 4 महीने का किराया, यानी 8000 रुपये। ये जानना जरूरी है कि काशी विश्वविद्यालय में ज्यादातर किराएदार स्टूडेंट्स ही होते हैं, इसलिए किराए की कीमत ज्यादा नहीं होती। अच्छी लोकेशन पर भी 300 रुपये के आसपास और हाई एंड जगहों पर भी 400 से थोड़ा ज्यादा। 2000 रुपये महीने का किराया सिर्फ किराए के लिए, वो भी स्टूडेंट्स के लिए। ये तो बिल्कुल असंभव था। ये मेरे लिए तो बिल्कुल सही है। शिवांश ने हल्का सा मुस्कुराया और विला में उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। शिवांश की मौजूदा दौलत के साथ काशी में घर खरीदना तो आसान था, लेकिन पिछले कुछ दिनों की निगरानी में उसने पाया कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर प्राण आमतौर पर कमजोर होता है। उसकी मौजूदा दौलत से वह एक लिफ्ट वाला अपार्टमेंट खरीद सकता था, लेकिन ऐसी जगहें कल्टीवेशन के लिए ठीक नहीं थी, इसलिए घर खरीदना बेकार था। ये सोचकर शिवांश ने ऑनलाइन दिया गया नंबर डायल किया। हेलो, क्या ये विला अभी भी किराए के लिए है? शिवांश ने पूछा। हाँ, बिल्कुल किराए के लिए है, फोन से एक मधुर आवाज आई। बोलने वाली एक लड़की थी। लेकिन किराया फिक्स है, 2000 रुपये महीना, 3 महीने का भुगतान और 1 महीने की जमा राशि। अगर तुम्हें ठीक लगे तो आकर देख लो, वरना छोड़ो।
किराया ठीक है, लेकिन मैं पहले घर देखना चाहूंगा, शिवांश ने जवाब दिया। ठीक है, फिर आ जाओ। पता है, मैं काशी विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ, मुझे जगह पता है, शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। समय तय करने के बाद शिवांश विला की ओर चल पड़ा। विला कमल तालाब के ठीक बगल में था। शिवांश जल्दी ही वहां पहुंच गया। उसने फोन किया और एक सफेद शॉर्ट स्लीव शर्ट में एक लड़की बाहर आई। मैंने कहा था ना, माहौल अच्छा है। ये जगह पूरी तरह रिनोवेटेड है, तुम बस बैग लेकर आ सकते हो। अगर मेरे टीचर न होते तो आम लोग इसे किराए पर ले भी नहीं पाते। लड़की ने शिवांश को विला में ले जाते हुए पहली मंजिल दिखाई और मुस्कुराते हुए कहा। शिवांश ने हल्का सा सिर हिलाया। विला की सजावट भले ही शानदार नहीं थी, लेकिन सादगी भरी थी, जो उसे काफी पसंद आई। साथ ही ये कमल तालाब के करीब था, जहां प्राण अभी भी काफी गाढ़ा था, जो कल्टीवेशन के लिए बहुत मुफीद था। माहौल अच्छा है, मैं इसे किराए पर लेता हूं, शिवांश ने कहा। रुको, किराए से पहले कुछ बातें साफ करनी होंगी, लड़की ने अचानक कहा। क्या बात? शिवांश हैरान हुआ और लड़की को कुछ कंफ्यूजन के साथ देखा। पहली बात, तुम यहाँ किसी को भी बेतरतीब ढंग से नहीं ला सकते। विला की साफ सफाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, मैं ज़्यादातर वक्त बिजी रहती हूँ, महीने में 8-10 दिन बाहर रहती हूँ और मेरा शेड्यूल अक्सर उल्टा पुल्टा होता है, तो दिन में ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना। और आखिरी बात, तुम यहाँ लड़कियाँ नहीं ला सकते, लड़की ने साफ साफ कहा। इतनी सारी शर्तें? शिवांश का मुंह सिकुड़ गया। किराया ज़्यादा होना तो एक बात थी, लेकिन इतनी सारी शर्तें। कोई आश्चर्य नहीं कि ये विज्ञापन ऑनलाइन 2 महीने से था और किराए पर नहीं गया। इतना किराया और इतनी शर्तें, कौन मानेगा? अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो छोड़ो, लड़की ने हल्की सी आह भरी। वह खुद जानती थी कि इतनी शर्तों और इतने किराए के साथ, और आजकल के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में ज़्यादातर जोड़े होते हैं जो बाहर किराए पर रहते हैं, उनके लिए सही किराएदार ढूंढना आसान नहीं था। पहले कई लोग आए थे, लेकिन उसकी अतिरिक्त शर्तों ने सबको भगा दिया। कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ, शिवांश ने हल्का सा मुस्कुराया। भले ही लड़की की शर्तें सख्त थीं, लेकिन उसका किराए पर लेने का मकसद कल्टीवेशन को आसान बनाना था, और कल्टीवेशन के लिए शांत माहौल चाहिए। तो उसकी शर्तें ठुकराने की कोई वजह नहीं थी। तुमने मान लिया? लड़की हैरान रह गई, फिर खुशी से चहकी। बधाई हो, तुम नया किराएदार बन गए। मेरा नाम है दिव्या राठी। शिवांश अग्निहोत्री। शिवांश ने हल्का सा सिर हिलाया। अमीर लड़के, अरे क्या हम पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें? दिव्या ने जल्दी से कहा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद शिवांश ने 4 महीने का किराया दिव्या के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, फिर हॉस्टल वापस जाकर अपना सामान लेने गया। सौभाग्य से मौसम गर्म था और शिवांश के पास ज़्यादा सामान नहीं था। उसने कुछ कपड़े और रोजमर्रा की चीज़ें पैक की और विला की ओर चल पड़ा। किन सुनो, ये लड़का तो पक्का कोई अमीर खानदान का है। 8,000 रुपये उसने पलक झपकते निकाल दिए। शिवांश जैसे ही विला में वापस पहुंचा, उसे दिव्या की थोड़ी उत्तेजित आवाज़ सुनाई दी। टेंशन मत लो, मैं इन अमीरों के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। मुझे पटाने के लिए तो इसे और मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुनकर सामान उठाए शिवांश ठोकर खाकर गिरते गिरते बचा। ये क्या था? आग से बचाव, चोरी से बचाव और अब रूममेट से बचाव। अध्याय 22। दिव्या राठी ने विला के बाहर की हलचल सुनी और पलटकर देखा तो शिवांश को सामान के साथ खड़ा पाया। अमीर? अरे नहीं शिवांश, तुम वापस आ गए, दिव्या ने जल्दी से कहा। उसका चेहरा जरा भी नहीं बदला, जैसे अभी बोलने वाली वह नहीं थी। शिवांश का चेहरा सख्त हो गया। इतनी अजीब रूममेट के साथ उसे अचानक शक हुआ कि विला किराए पर लेना कहीं गलती तो नहीं थी। मेरे पास कुछ काम है, तुम चलो। दिव्या जल्दी से दूसरी मंजिल की ओर भागी और जैसे ही वह गायब होने वाली थी, अचानक पलटी और बोली, हाँ मैं बताना भूल गई, तुम दूसरी मंजिल पर यूं ही नहीं आ सकते। उसके शब्द खत्म होने से पहले ही दिव्या की आकृति दूसरी मंजिल पर गायब हो चुकी थी। कम से कम ये जगह कल्टीवेशन के लिए तो सही है। शिवांश का मुंह बुरी तरह से कुड़ा। वह खुद को बार बार तसल्ली दे रहा था कि उसने ये जगह सिर्फ कल्टीवेशन की सुविधा के लिए ली थी और जब तक इसमें कोई बड़ी दिक्कत न हो, सब ठीक था। थोड़ा सा सामान जमाने के बाद दोपहर हो चुकी थी। शिवांश कैंटीन में खाना खा रहा था, तभी रोहन शर्मा का फोन आया। रोहन ने शिवांश के हॉस्टल छोड़ने पर गहरी नाराजगी जताई और मांग की कि शिवांश तुरंत उसे कुछ टेकअवे खाना भेजे ताकि उसका टूटा हुआ दिल थोड़ा ठीक हो सके। दोपहर में शिवांश ने कल्टीवेशन में समय बिताया। पन्ने में मौजूद प्राण की मदद से उसके शरीर में प्राण शक्ति काफ़ी बढ़ गई। रात होने पर शिवांश ने कमल तालाब के पास 2 सेट बेसिक मुक्केबाजी की प्रैक्टिस की, फिर विला वापस आया, नहाया और लिविंग रूम में कल्टीवेशन शुरू किया। उसके सांस लेने के साथ आसपास का विश्व प्राण लगातार उसकी ओर इकट्ठा हो रहा था। थप थप, पता नहीं कितनी देर बाद हल्की सी कदमों की आवाज़ आई। खटाक, रसोई की लाइट जली और एक सफ़ेद शर्ट में एक छायादार आकृति फ्रिज की ओर बढ़ी। थोड़ा इधर उधर देखा, फिर एक डब्बा स्नैक्स निकाला और खाने लगी। अचानक एक तेज चीख गूंजी। तुम कौन हो?
मेरे घर में क्या कर रहे हो? दिव्या ने पास ही खड़े शिवांश को डर के मारे देखा। ये सुनकर शिवांश का मुंह बुरी तरह से कुड़ा और उसने कड़वी हंसी के साथ कहा, क्या तुम भूल गई कि आज तुमने ही मुझे पहली मंजिल किराए पर दी थी? सॉरी, मैं भूल गई। दिव्या ने ये सुनकर बात याद की और थोड़ा शर्मिंदगी से कहा। अचानक दिव्या को कुछ और याद आया और वह तेजी से दूसरी मंजिल की ओर भागी, पीछे सिर्फ एक सफेद छायादार आकृति छोड़कर। वो थी। दूसरी मंजिल की ओर भागती दिव्या को देखकर शिवांश का मुंह फिर से कुड़ा। दिव्या तो सिर्फ एक शर्ट पहनकर नीचे आई थी। पहले तो सोफे की वजह से शिवांश को कुछ दिखा नहीं, लेकिन जब दिव्या अचानक दूसरी मंजिल की ओर भागी तो शिवांश ने उसकी लंबी गोरी पतली टांगें और लगभग परफेक्ट फिगर देख लिया, जिससे उसका दिल धड़क गया। बस अब तो सब देख लिया। दूसरी मंजिल पर दिव्या का चेहरा लाल हो गया। वह सो रही थी और उसे भूख लगी तो वह आदतन फ्रिज से खाना लेने नीचे चली गई, लेकिन भूल गई कि पहली मंजिल अब शिवांश को किराए पर दे दी गई थी और वह पहले की तरह सिर्फ शर्ट पहनकर नीचे चली गई। कितना नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान। दिव्या बिस्तर पर लेटी पछतावे से भरी थी। उसे पहले ही मालूम होना चाहिए था कि किसी लड़के को किराए पर नहीं देना था, भले ही पहली और दूसरी मंजिल अलग अलग हो, फिर भी असुविधा तो थी ही। रोशनी इतनी कम थी और मैं इतनी तेज भागी, उसने कुछ नहीं देखा होगा, बिल्कुल नहीं देखा होगा। दिव्या ने खुद को तसल्ली दी। उसने सिर्फ रसोई की लाइट जलाई थी, लिविंग रूम की लाइट बंद थी। ऐसी रोशनी में शिवांश ने कुछ नहीं देखा होगा और वह कितनी तेज भागी थी, बिल्कुल कुछ नहीं। दिव्या को जरा भी अंदाजा नहीं था कि शिवांश एक योद्धा था और उसकी पांचों इंद्रियां आम इंसानों से कहीं ज्यादा तेज थीं। उसने जितना देखा वह दिव्या की कल्पना से कहीं ज्यादा साफ और विस्तृत था। अगली सुबह जब शिवांश लिविंग रूम में नाश्ता कर रहा था, तभी दिव्या दूसरी मंजिल से सामान का बैग खींचते हुए नीचे आए। एक नया नियम जोड़ रही हूँ, अब से आधी रात के बाद लिविंग रूम में नहीं रुकना। दिव्या ने शिवांश की ओर देखा और हल्का सा फुंफकारा। ठीक है, शिवांश ने हल्का सा सिर हिलाया। वैसे भी लिविंग रूम और बेडरूम में कल्टीवेशन करने में कोई फर्क नहीं था। भले ही कल रात दिव्या डर गई थी, लेकिन शिवांश भी तो चौंक गया था। ये जानना जरूरी है कि कल्टीवेशन के दौरान अगर कोई बाहरी रुकावट आए तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है। कल रात की घटना ने उसे भी सावधान कर दिया था। दिव्या को उम्मीद नहीं थी कि शिवांश इतनी आसानी से मान जाएगा। थोड़ा हैरान होने के बाद वह अपना सामान खींचते हुए बिना कुछ कहे चली गई। बीप बीप। शिवांश ने नाश्ता खत्म ही किया था कि उसका फोन बजा। रोहन शर्मा का फोन था। शिवांश भाई, अर्नव दास और कबीर वोहरा जा रहे हैं। आज रात हम उन्हें विदा करने जा रहे हैं, रोहन ने फोन पर थोड़े दुख के साथ कहा। अर्नव दास और कबीर वोहरा उनकी क्लास के दो सहपाठी थे, दोनों दूसरे राज्यों से थे। शायद इसीलिए दोनों ने 4 साल तक लड़कों के ग्रुप में घुलने मिलने की खूब कोशिश की थी और 4 साल के साथ ने उनके रिश्ते को बहुत मजबूत कर दिया था। जब समय हो मुझे बुला लेना, शिवांश ने हल्का सा सिर हिलाया। ग्रेजुएशन नज़दीक था और कई सहपाठी अब स्कूल में नहीं थे। कोई नौकरी ढूंढ रहा था, कोई इंटर्नशिप कर रहा था या कोई अपने गांव शहर लौट गया था। शायद पूरी क्लास अब सिर्फ ग्रेजुएशन सेरेमनी में ही इकट्ठा हो पाए। दोपहर के खाने के अलावा शिवांश ने पूरा दिन विला में कल्टीवेशन में बिताया। शाम को रोहन का फोन आया। अर्नव दास और कबीर वोहरा इस बार ग्रेजुएशन सेरेमनी तक वापस नहीं आएंगे। स्कूल में मौजूद लगभग सारे लड़के आए और कुछ लड़कियां भी, जिनके रिश्ते अच्छे थे, जिसमें कबीर वोहरा की गर्लफ्रेंड सुनीता मेनन भी थी, जो शिवांश की क्लास में थी। सबने मिलकर साधारण सा खाना खाया और फिर स्कूल के पास सरगम संगीत केंद्र गए। ये वो जगह थी जहां शिवांश और उसके दोस्त अक्सर किसी का जन्मदिन मनाने आते थे। प्राइवेट रूम में तेज म्यूजिक के साथ ऐसा लग रहा था जैसे जुदाई का दुख थोड़ी देर के लिए भुलाया जा सकता था। एक के बाद एक परिचित गाने बज रहे थे। इस वक्त कोई भी अर्नव और कबीर की विदाई की बात नहीं करना चाहता था। डर था कि अगर ये बात छेड़ी तो जुदाई का दुखी माहौल सबको तोड़ देगा। शिवांश भाई, आओ एक पीते हैं। कबीर वोहरा एक गिलास लेकर शिवांश के पास आया। चल एक हो जाए। शिवांश ने अपना गिलास उठाया और एक घूंट में पी लिया। कबीर, तुम और सुनीता का क्या? शिवांश ने गिलास रखा और धीरे से पूछा। ये सुनकर कबीर खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसने आखिरकार कहा, मैं अपने घर में इकलौता बेटा हूँ। ये सुनकर शिवांश भी चुप हो गया। कबीर अपने घर में इकलौता बेटा था। अगर वह अपने बारे में न सोचे तो उसे अपने माँ बाप के बारे में सोचना था। उत्तरांचल प्रदेश में रहना उसके लिए नामुमकिन था और सुनीता का भी यही हाल था। वह अपने घर की इकलौती बेटी थी। पुरानी पीढ़ी की दामाद को घर में रखने की रीत तो छोड़ो, अपनी बेटी को दूसरे राज्य में ब्याहना भी उसके माँ बाप को मंजूर नहीं था। कबीर ने एक घूंट और लिया, फिर गिलास लेकर बाकियों की ओर चला गया। सुना है सुनीता कबीर के साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसके घरवाले नहीं माने। आखिर वह उनकी इकलौती बेटी है। अगर सुनीता के घरवाले नहीं मानते तो कबीर के घरवाले तो और भी। रोहन ने पास खड़े होकर धीरे से कहा, उसकी आवाज में अफसोस था।
पिछले 4 सालों में क्लास में कई जोड़े बने, लेकिन सबसे लंबा और स्थिर रिश्ता कबीर और सुनीता का था। फिर भी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के समय उन्हें अलग होना पड़ रहा था, जिससे सभी के मन में एक आसी उठ रही थी। उम्मीद है वे जल्दी इस दुख से उबर जाएं, शिवांश ने आह भरी। इन मामलों में उनके सहपाठी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये उनके बीच की नहीं बल्कि 2 परिवारों की समस्या थी। अध्याय 23। गाने बज रहे थे, शराब बह रही थी और प्राइवेट रूम का माहौल अपने चरम पर था। शिवांश भाई, प्रिया गुप्ता कहाँ है? रोहन ने अचानक धीरे से पूछा। प्रिया गुप्ता भी उनकी क्लास की लड़की थी और रोहन को उस पर क्रश था, लेकिन उसने कभी उसका पीछा नहीं किया। प्रिया क्लास की अच्छी लड़की थी, टॉप स्टूडेंट, जबकि रोहन शिवांश की तरह एक ढीला ढाला स्टूडेंट माना जाता था। इसके अलावा प्रिया ने काशी शहर के एक जिले में बैंक की नौकरी का एग्जाम पास कर लिया था और रोहन को अभी तक नौकरी भी नहीं मिली थी, इसलिए वह और भी डरता था कि उसे अपने दिल की बात कहे। क्लास में सभी को इस बारे में पता था, लेकिन सब समझते थे कि इन दोनों का साथ आना बहुत मुश्किल था। वो शायद बाहर गई होगी, शिवांश ने कहा। हालांकि शिवांश ने जानबूझकर अपनी प्राण शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था, उसकी शराब सहने की क्षमता बहुत बढ़ गई थी, साथ ही उसकी 5 इंद्रियां भी बहुत तेज थीं। उसने पहले प्रिया को रेस्ट रूम की ओर जाते देखा था, लेकिन वहां कोई और था, इसलिए उसे प्राइवेट रूम के बाहर जाना पड़ा। प्राइवेट रूम में रेस्ट रूम था, लेकिन वो सिंगल स्टॉल थे, 3-5 लोगों के लिए ठीक, लेकिन अब रूम में 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे, तो वो कम पड़ गए। मैं भी जरा बाहर जाता हूँ, रोहन ने हंसते हुए कहा और प्राइवेट रूम से निकल गया। रोहन को चुपके से निकलते देख शिवांश ने सिर हिलाया। अगर रोहन में रिलेशनशिप के लिए वही जोश होता जो गेम्स और ताश खेलने में था, तो प्रिया कब की उसकी हो चुकी होती। अब वह भले ही उसके पीछे गया, लेकिन शिवांश को यकीन था कि ज्यादा से ज्यादा वह प्रिया से बाहर अचानक मिलने का नाटक करेगा, थोड़ी बात करेगा और वापस आ जाएगा। शिवांश भाई, तुम्हारी बारी। जैसे ही म्यूजिक धीमा हुआ, कराओके मशीन चला रहे विवेक बोस ने कहा। शिवांश ने माइक लिया, प्राइवेट रूम के बीच में गया और गाना शुरू करने ही वाला था कि बाहर से अचानक हंगामा सुनाई दिया। हरामखोर, तूने मारने की हिम्मत की। उस वक्त शोरगुल के बीच एक जानी पहचानी आवाज आई, थोड़ी दबी हुई, लेकिन शिवांश ने तुरंत पहचान लिया कि ये रोहन की आवाज थी। रोहन मुसीबत में है, शिवांश ने जल्दी से कहा। रोहन मुसीबत में है, ये सुनकर प्राइवेट रूम में मौजूद सबके नशे का असर आधा उड़ गया। वे तुरंत शिवांश के पीछे प्राइवेट रूम से बाहर भागे और देखा कि पास के लाउंज में कई आदमी रोहन और प्रिया को घेरे हुए थे। रोहन, क्या हुआ? शिवांश ने तेजी से आगे बढ़कर पूछा। इन लोगों ने थोड़ा पीने के बाद प्रिया को पकड़ लिया और उसे अपने रूम में ले जाने की बात करने लगे। अगर मैं उस वक्त बाहर न आता और उन्हें न रोकता, तो प्रिया को उनके प्राइवेट रूम में खींच ले गए होते, रोहन ने गुस्से से कहा। वह भी बाहर आया था जब उसने कई आदमियों को प्रिया को खींचते देखा। रोहन ने तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उनमें से एक ने उसे थप्पड़ मार दिया। रोहन की बात सुनकर वहां मौजूद सभी के चेहरे गंभीर हो गए। कई लड़कियां तो आगे बढ़कर रो रही प्रिया को सांत्वना देने लगीं। भाइयों, हम सब यहाँ मस्ती करने आए हैं। अब ये हो गया तो बताओ क्या करें? आदित्य रॉय ने आगे बढ़कर कहा। आदित्य क्लास का सबसे एक्टिव मेंबर था, उसका लड़के लड़कियों दोनों के साथ अच्छा तालमेल था और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में वह हमेशा आगे रहता था। इस घटना के बाद वह सबसे पहले आगे आया। क्या करें? मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं और तुम मुझसे पूछ रहे हो। आज का बिल तुम लोग दोगे और बात खत्म। अगुवाई करने वाला आदमी, जिससे शराब की बू आ रही थी, ने कहा। कुछ स्टूडेंट्स और उसे परेशान करने की हिम्मत, ये तो हद हो गई। ये सुनकर शिवांश की तरफ के लड़कों का खून खौल उठा। भले ही वे कॉलेज में थे और उनका गुस्सा ज्यादातर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन अभी तक ग्रेजुएशन नहीं हुआ था और उनका जोश अभी भी गर्म था। इस तरह की बदमाशी बर्दाश्त कैसे करते? शराब की बू वाला आदमी हंसा। खुद को ले आए हो? उसने आदित्य की ओर लात मारी। धड़ाम। जैसे ही आदित्य को चोट लगने वाली थी, एक छायादार आकृति अचानक आगे बढ़ी और उस आदमी को शरीर पर लात मारकर सोफे पर उड़ा दिया। उसको पकड़ो। उसके साथियों ने ये देखकर तुरंत शिवांश की ओर दौड़ लगाए। शिवांश भाई, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रोहन ने हालात देखकर तुरंत आगे बढ़ने की कोशिश की। आते हुए लोगों को देखकर शिवांश ने अपने पैर हिलाए, कई बार तेजी से लात मारी और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। ये तो शिवांश ने अपने आप को रोका था, अगर वह पूरी ताकत से जाता तो ये लोग शायद उतने ही घायल हो जाते जितने पहले डाकू हुए थे। अरे वाह शिवांश भाई, तुम तो कमाल हो। रोहन, जो अभी शिवांश के पास पहुंचा था, ने जमीन पर दर्द से कराहते लोगों को देखा और शिवांश को ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। शिवांश, तुम इतने अच्छे फाइटर हो। आदित्य ने भी शिवांश को हैरानी से देखा। शिवांश क्लास में हमेशा काफी लो प्रोफाइल रहता था, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना जबरदस्त फाइटर होगा। तुम लोग, लड़ाई हो रही है और इतने धीमे भाग रहे हो। रोहन ने पीछे मुड़कर बाकियों को देखा, थोड़ा नाराज होकर।
शिवांश ने भी पास खड़े कुछ लोगों को देखा और हल्की सी आह भरी। असल में उन कुछ लोगों में लड़कियों के अलावा कई लड़के भी थे। ऐसा नहीं था कि वे धीमे भाग रहे थे, वे तो हिले ही नहीं थे। ये लड़के ज़्यादातर टॉप स्टूडेंट्स थे, या तो सिविल सर्विस एग्जाम पास कर चुके थे या अच्छी नौकरियां पा चुके थे। शिवांश को उनकी सोच कुछ समझ आई। अगर इस घटना की वजह से उनके रिकॉर्ड पर कोई दाग लग गया तो उनके भविष्य की नौकरी पर असर पड़ सकता था। लेकिन जो बात शिवांश को राहत दे रही थी वह ये थी कि जिन लड़कों से उसका अच्छा रिश्ता था वे सब आगे आए थे, यहाँ तक कि विवेक बोस और दूसरे राज्यों के 2 सहपाठी भी। क्या हो रहा है? देवराज शेट्टी के इलाके में कौन हंगामा करने की हिम्मत करता है? मरना चाहता है? तभी गलियारे की दिशा से एक ठंडी हंसी आई और 7-8 छायादार आकृतियां वहां की ओर आती दिखीं। देवराज भाई, मैं हूं रवि कुलकर्णी। याद है, हमने 2 दिन पहले साथ में शराब पी थी। सोफे पर बैठा आदमी जल्दी से बोला। रवि, तुम हो? मेरे इलाके में मेरे दोस्त को मारने की हिम्मत किस में है? देवराज को रवि याद था और वह ठंडी हंसी हंसा। शिवांश भाई, अब क्या करें? ये लोग तो केटीवी के सिक्योरिटी वाले लगते हैं। रवि को देवराज से जान पहचान देखकर रोहन ने जल्दी से कहा। ये सिक्योरिटी वाले लोग सख्त थे, वे जान की बाजी लगाकर लड़ते थे। अगर इनके खिलाफ गए तो नुकसान तो पक्का था। कुछ गंदे स्टूडेंट्स मेरे, देवराज ने फुंफकारा और अपने रास्ते में खड़े लड़के को धक्का देकर अपने लोगों को शिवांश और उसके ग्रुप को सबक सिखाने का ऑर्डर देने वाला था। लेकिन जब उसने मध्यम रोशनी में शिवांश को देखा तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। देवराज, कितने दिन बाद मिले? शिवांश ने आने वाले को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि उसका और देवराज का ऐसा कनेक्शन होगा, इतनी जल्दी फिर मिलना होगा। भाई, तुम यहाँ कैसे? देवराज का चेहरा उदास हो गया, माथे पर ठंडा पसीना छलकने लगा। उसने इस खतरनाक इंसान की ताकत देखी थी। क्या उसने घर से निकलने से पहले पंचांग नहीं देखा था? लगातार इस भयानक शख्स से टकरा रहा था। क्या मेरा स्वागत नहीं? शिवांश ने देवराज को देखा, हल्के से कहा। स्वागत? स्वागत, बिल्कुल स्वागत, देवराज ने उदास चेहरे के साथ कहा। स्वागत का तो सवाल ही नहीं। वह तो चाहता था कि शिवांश उसकी नज़रों के सामने न आए, लेकिन ये बात वह कह नहीं सकता था, उसे फिर से मार नहीं खानी थी। अध्याय 24। शुरू में जब देवराज और उसके लोग आए और रवि कुलकर्णी को जानते हुए दिखे तो आदित्य रॉय को लगा कि अब तो पक्का लड़ाई होगी। आखिरकार ये बाउंसर रवि और उसके नशे में धुत गिरोह से अलग थे। अगर लड़ाई शुरू हुई तो नुकसान तो पक्का था और वह सोच रहा था कि पुलिस को बुलाए या नहीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि देवराज शिवांश को भी जानता होगा, और ऐसा लग रहा था कि वह शिवांश से थोड़ा डरता भी था। क्लास के एक्टिव मेंबर के तौर पर आदित्य को ज़्यादातर लोगों की स्थिति के बारे में कुछ पता था। शिवांश तो एक आम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, फिर वह देवराज जैसे गुंडे को कैसे डरा सकता था? स्वागत, तुम्हारे दोस्त तो हमारा बहुत स्वागत कर रहे थे। मेरी दोस्त को अपने साथ शराब पीने के लिए खींच रहे थे। ये स्वागत का तरीका तो बड़ा खास है। क्या मैं भी तुम्हारा ऐसा ही स्वागत करूं? शिवांश ने शांत स्वर में कहा। क्या? देवराज को अचानक सब कुछ धुंधला सा लगा। उसे सिर्फ इतना पता था कि कोई यहाँ हंगामा कर रहा था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि कोई इस खतरनाक इंसान की दोस्त को शराब पीने के लिए खींच रहा था, और वो भी रवि था। जब वह आया तो उसने कहा कि वह रवि का साथ देगा। देवराज भाई, ये कुछ गरीब स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सोफे पर बैठा रवि, जो अभी तक होश में नहीं था, ने शिवांश से डरने की बात नहीं देखी और बोलता रहा। क्या तू मुझे मारना चाहता है? ये सुनकर देवराज का चेहरा बुरी तरह बदल गया। वह सोच रहा था कि कैसे सफाई दे, और ये हरामखोर फिर से ऐसा बोल गया। ये तो उसे आग में धकेल रहा था। तू है कौन? मैं तुझे जानता तक नहीं। देवराज ने जल्दी से अपने पास खड़े संजय तिवारी से कहा। भाइयों, इस रवि और उसके दोस्तों को पीछे ले जाओ और थोड़ी बात करो। हाँ, संजय तिवारी और कुछ लोग जल्दी से जवाब देकर आगे बढ़े और रवि को बिना कुछ कहे खींच ले गए। देवराज भाई, रवि कुछ और कहना चाहता था, लेकिन संजय ने उसके पेट में एक मुक्का मारा, जिससे रवि चीख पड़ा। देवराज भाई भी तू बुलाएगा? संजय ने ठंडी सांस ली। भाई, तुम लोग मजे करो, मैं चलता हूँ। देवराज ने शिवांश को देखा और सावधानी से कहा। शिवांश के सिर हिलाने के बाद ही देवराज ने राहत की सांस ली और जल्दी से चला गया, जैसे उसके पीछे कोई भयानक चीज हो। शिवांश भाई, तुम तो गजब हो, ऐसे खतरनाक आदमी को भी जानते हो? रोहन ने शिवांश को हैरानी से देखा। भले ही ऐसे गुंडे पसंद करने लायक नहीं थे, लेकिन अगर कोई सहपाठी ऐसा शख्स जानता था तो कुछ समस्याएं हल हो सकती थीं। आखिरकार सब बच्चे तो नहीं थे और समाज को अब अच्छे से समझते थे। इतने हंगामे के बाद सबका मूड चला गया। 1 घंटे से भी कम खेलने के बाद सब जाने की तैयारी करने लगे और बिल चुकाने की जिम्मेदारी लेने वाला विवेक बोस कड़वी हंसी के साथ वापस आया। शिवांश भाई, किसी ने बिल चुका दिया। वो रवि था, उसने कहा कि ये माफी के तौर पर है। विवेक ने शिवांश की ओर देखा और कहा।
ये सुनकर रोहन और बाकी लोग शिवांश को अविश्वास से देखने लगे। जाहिर है रवि ने बिल इसलिए चुकाया क्योंकि उसे देवराज ने सबक सिखाया था, वरना वह उनके लिए क्यों पैसे देता। इस बार तुम्हारा पैसा बच गया। अगली बार जब ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए आएं तो नशे में धुत होने तक नहीं जाएंगे, शिवांश ने हंसते हुए कहा। पक्का, विवेक ने सिर हिलाया। वो नितिन भारद्वाज जैसे लोग तो कमाल हैं। जब तुमने हाथ चलाया वो बस खड़े खड़े देखते रहे, हिले तक नहीं। रोहन ने सामने खड़े कुछ लड़कों को देखा और धीरे से कहा, हर किसी की अपनी पसंद होती है, ज्यादा से ज्यादा हम भविष्य में उनसे कम मिलेंगे, शिवांश ने शांत स्वर में कहा। कहावत है, दोस्ती के कई स्तर होते हैं, सहपाठी, कलीग, दोस्त, अच्छे दोस्त और भाई। अगर रोहन और शिवांश को भाई माना जाए तो नितिन और बाकी लोग बस सहपाठी थे, अच्छे दोस्त भी नहीं। वे सब तो यूनिट्स में काम करने जा रहे हैं, हमारी तरह नहीं। हमारे रिकॉर्ड में कुछ हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पास खड़े आदित्य ने कहा। बस तुम ही हो, मैं होता तो उनकी परवाह भी न करता, रोहन ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा मत बोलो, सब सहपाठी हैं, शायद भविष्य में उनकी मदद की जरूरत पड़े, कुछ कनेक्शन होंगे तो बाद में चीजें आसान होंगी, आदित्य ने कहा। ये भी सही है, लेकिन मुझे बड़ा कौतूहल है, तुमने अपनी आखिरी बर्थडे पार्टी में उन्हें क्यों नहीं बुलाया? शिवांश ने अचानक हंसते हुए कहा। ये सुनकर आदित्य सिर्फ मुस्कुराया और कुछ बोला नहीं, लेकिन सब समझ गए। भले ही आदित्य का सही तौर पर क्लास के सबके साथ अच्छा रिश्ता दिखता था, लेकिन असल में उसके सोशल स्किल्स के साथ वह लोगों को परखने में माहिर था। लड़कों में भी भले ही वे आमतौर पर अच्छे से घुलते मिलते थे, लेकिन कुछ मामलों में नितिन और बाकियों को नहीं बुलाया जाता था, क्योंकि आदित्य खुद जानता था कि ये लोग और नितिन जैसे सिर्फ कॉलेज में 4 साल साथ बिताने वाले सहपाठी थे और भविष्य में वे पूरी तरह अलग लोग होंगे। बस इतना था कि रोहन और बाकियों की तुलना में आदित्य चीजों को ज्यादा चतुराई से हैंडल करता था। तुम तो हो भाई, आज रात तुमने हीरो बनकर सुंदरी को बचाया। प्रिया ने कुछ इजहार नहीं किया। शिवांश ने पास खड़े रोहन को देखा। जैसे ही उसने ये कहा, विवेक और बाकी लोग भी कौतूहल से रोहन की ओर देखने लगे। रोहन ने प्रिया को कई आदमियों से बचाया था और एक थप्पड़ भी खाया था। बेवकूफ भी समझ सकता था कि बीच में क्या हुआ था। कैसा इजहार? रोहन ने कड़वी हंसी हंसी। प्रिया ग्रेजुएशन के बाद बैंक में नौकरी करने जा रही है, वो भी पक्की नौकरी। और मुझे तो अभी तक नौकरी भी नहीं मिली। रोहन की बात सुनकर पास खड़े लोग खामोश हो गए। वे सब गरीब स्टूडेंट्स थे, तो पक्की नौकरी या सिविल सर्विस की बात तो दूर थी। जिनके घर की हालत अच्छी थी वे काम में कुछ मदद पा सकते थे, लेकिन ज्यादातर को अपने दम पर ही करना था। बिना गाड़ी या घर के आजकल कौन तुमसे डेट करना चाहेगा? रोहन, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारा क्या प्लान है? काशी में रहोगे या अपने गांव वापस जाओगे? शिवांश ने पूछा। देखता हूँ, एक एक कदम चलूंगा। आजकल तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की संख्या कुत्तों से भी ज्यादा है। काशी में मौके ज्यादा हैं। अगर मुझे कोई पक्की नौकरी मिल जाए तो मैं यहीं रहना चाहता हूँ, रोहन ने थोड़ा सोचकर कहा। शिवांश भी जानता था कि रोहन काशी में रहना चाहता था, न सिर्फ इसलिए कि वह यहाँ कुछ बनाना चाहता था, बल्कि प्रिया की वजह से भी, क्योंकि प्रिया काशी में काम करती थी। अगर ये लड़का वाकई काशी में रहने का इरादा रखता है तो मैं शालिनी कपूर से इसके लिए बात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी के लिए इसे अपने दम पर कोशिश करने देता हूं, शिवांश ने मन में सोचा। अगर रोहन वाकई काशी में रहना चाहता था तो एक भाई के तौर पर शिवांश उसकी मदद जरूर करता। पहले उसके पास ये ताकत नहीं थी, लेकिन अब रोहन को नौकरी दिलाना कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन वह अभी रोहन को ये बात बताने का इरादा नहीं रखता था, क्योंकि रोहन की गेम्स और ताश खेलने की बुरी आदतें अगर नहीं बदली तो भविष्य में ढेर सारी मुसीबतें खड़ी कर सकती थीं। अरे हाँ शिवांश भाई, तुम तो अब बाहर रहने लगे हो। नौकरी मिली? रोहन ने अचानक पूछा। हाँ मिल गई, एक ज्वेलरी कंपनी में काम कर रहा हूँ, शिवांश ने कहा। हाँ, ज्वेलरी कंपनी में तो ढेर सारी सुंदरियां होती हैं। लगता है तुम्हारी भाभी को अब टेंशन लेनी पड़ेगी, रोहन ने हंसते हुए कहा। हमारा ब्रेकअप हो गया, शिवांश ने शांत स्वर में कहा। ब्रेकअप? रोहन और बाकी लोग ये सुनकर हैरान रह गए। शिवांश और श्रुति नायर का रिश्ता काफी समय से था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ग्रेजुएशन के इतने करीब वे अलग हो जाएंगे। कोई बात नहीं, वैसे भी ज्वेलरी कंपनी में ढेर सारी सुंदरियां हैं। शिवांश भाई, तुम्हें क्या गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी? रोहन ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल शिवांश भाई, मर्द को किस बात का डर, बस पैसे की कमी ना हो। नौकरी और गर्लफ्रेंड धीरे धीरे देख लेंगे, आदित्य ने भी कहा। विवेक और बाकी लोग भी शिवांश को सांत्वना देने लगे, जिससे शिवांश को थोड़ा अजीब लेकिन गर्मजोशी भरा एहसास हुआ। ये थे उसके भाई। अध्याय 25। अगली सुबह विवेक बोस और दूसरा सहपाठी एक एक करके स्कूल से चले गए। शिवांश ने उन्हें विदा किया और विला वापस जाने वाला था कि तभी ध्रुव त्रिवेदी का फोन आया।
उस दिन ध्रुव त्रिवेदी के बीमार पड़ने के बाद उनकी हेल्थ केयर डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में पूरी जांच कराने की सलाह दी थी और वह कई दिनों तक वहां रहे। कल रात ही वह काशी विश्वविद्यालय के अपने विला में लौटे थे। छोटा भाई शिवांश, इस बार मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है अलविदा कहने के लिए, ध्रुव त्रिवेदी ने शिवांश को देखते ही सीधे कहा। अलविदा? शिवांश थोड़ा हैरान हुआ। मेरे परिवार को मेरी हाल की बीमारी से थोड़ा डर लग रहा है, इसलिए वे चाहते हैं कि मैं सैनिटोरियम वापस चला जाऊं। आखिरकार वहां एक खास अस्पताल है और अगर कुछ हो गया तो मेरा ख्याल रखना आसान होगा, ध्रुव त्रिवेदी ने समझाया। शिवांश ने हल्का सा सिर हिलाया। ध्रुव त्रिवेदी की पहचान कुछ खास थी, उनके पास एक डेडिकेटेड हेल्थ केयर डॉक्टर और बॉडीगार्ड्स थे। अगर शिवांश उस दिन उनकी जान न बचाता तो शायद वह बच नहीं पाते। ऐसी स्थिति में उनका परिवार स्वाभाविक रूप से चाहता था कि वह ज़्यादा सुरक्षित जगह पर रहें, क्योंकि काशी विश्वविद्यालय की मेडिकल सुविधाएं सैनिटोरियम की तुलना में बहुत कम थीं। सैनिटोरियम काशी विश्वविद्यालय से थोड़ा दूर है, लेकिन फिर भी काशी शहर में ही है। करीब आधा महीना बाद मेरा बड़ा जन्मदिन है, तुम्हें जरूर आना है, ध्रुव त्रिवेदी ने मुस्कुराते हुए कहा। ध्रुव जी की दावत है, ये जूनियर जरूर आएगा, शिवांश ने जल्दी से जवाब दिया। ध्रुव जी, आपकी दवा का समय हो गया है, पास से एक ठंडी आवाज आई। तुम दोनों बात करो, मैं जरा दवा लेने जाता हूँ। ये सुनकर ध्रुव त्रिवेदी ने समझदारी भरी मुस्कान दी और उठकर चले गए। ध्रुव त्रिवेदी को देखकर शिवांश ने कड़वी हंसी हंसी। उस दिन की गलतफहमी को ध्रुव त्रिवेदी को साफ नहीं किया गया था, जिससे वह अभी भी गलत समझ रहे थे। मिस्टर शिवांश, मुझसे कुछ पूछना है। तुम अभी फ्री हो? डॉक्टर अनन्या अय्यर ने शिवांश को देखा और धीरे से कहा। डॉक्टर अनन्या, क्या बात है? शिवांश ने अनन्या को थोड़े कौतूहल से देखा। इतनी कम उम्र में ध्रुव त्रिवेदी की हेल्थ केयर डॉक्टर बनने वाली इस महिला की मेडिकल स्किल्स जरूर शानदार होंगी। मुझे वाकई जानना है कि तुमने ध्रुव जी के शरीर में मौजूद धातु का टुकड़ा को कैसे हिलाया? अनन्या ने गहरी आवाज में पूछा। असल में ध्रुव त्रिवेदी के शरीर में मौजूद धातु का टुकड़ा लगातार हिल रहा था, लेकिन ये हिलना अनियंत्रित था और उनके शरीर को बड़ा नुकसान पहुंचाता था। लेकिन शिवांश के इलाज के बाद धातु का टुकड़ा का हिलना हैरानी की बात थी कि ध्रुव त्रिवेदी के आंतरिक ऊतकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, जो काफी अविश्वसनीय था। ये जानना जरूरी है कि ध्रुव त्रिवेदी के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, यानी शिवांश के पास कोई खास तरीका था जिससे वह उनके शरीर के अंदर धातु का टुकड़ा को हिला सका। अगर मैं कहूं कि मुझे प्राणायाम आता है तो तुम यकीन करोगी? शिवांश ने मुंह बनाया। प्राण की बात को तो समझाना ही नामुमकिन था। मैं यकीन करती हूं, अनन्या ने सिर हिलाया। शिवांश ने अनन्या को हैरानी से देखा। अनन्या ने वाकई उस पर यकीन कर लिया। आजकल कोई भी प्राणायाम की बात करे तो उसे 100% फ्रॉड माना जाता है। अनन्या की मेडिकल स्किल्स इतनी ऊंची थीं, फिर वह ऐसी गैर वैज्ञानिक बात पर कैसे यकीन कर सकती थी? मैं एक मेडिकल परिवार से हूँ। मेरे दादाजी आयुर्वेद के जानकार थे, लेकिन मैं छोटी उम्र से वेस्टर्न मेडिसिन के संपर्क में आई। पहले तो मुझे आयुर्वेद पर भी शक था, लेकिन मैंने एक बार अपनी आंखों से देखा कि दादाजी ने सिर्फ सुइयों से मरीज को बेहोश कर दिया और एक्यूपंक्चर से बीमारी ठीक कर दी, अनन्या ने समझाया। एक्यूपंक्चर एक्यूपॉइंट्स पर फोकस करता है, लेकिन ऐसी चीज़ों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। शुरू में अनन्या को बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन कई बार देखने और खुद अनुभव करने के बाद वह आखिरकार मान गई कि आयुर्वेद बीमारियां ठीक कर सकता है। बाद में उसने अपने दादाजी के साथ आयुर्वेद भी सीखा। ध्रुव त्रिवेदी की हेल्थ केयर डॉक्टर बनने में उसकी अपनी मेडिकल स्किल्स के अलावा आयुर्वेद और वेस्टर्न मेडिसिन के मिश्रण का भी बड़ा योगदान था। चूंकि तुम प्राणायाम पर यकीन करती हो तो फिर समझाना आसान है, शिवांश ने हल्का सा मुस्कुराया। सीधे सीधे कहूं तो मैंने प्राण का इस्तेमाल करके ध्रुव जी के शरीर की रक्षा की और धातु का टुकड़ा को महत्वपूर्ण जगहों से दूर ले गया। अनन्या को यह अजीब नहीं लगा, क्योंकि आयुर्वेद और वेस्टर्न मेडिसिन दोनों ही चिकित्सा कला हैं और इनमें कई समानताएं हैं, जैसे महत्वपूर्ण बिंदु जो ज्यादातर एक जैसे हैं। ध्रुव त्रिवेदी की स्थिति को स्थिर करना यानी धातु का टुकड़ा को महत्वपूर्ण जगहों पर जाने से रोकना था, क्योंकि ऐसी जगह पर छोटा सा घाव भी जानलेवा हो सकता था। अगर हम दवाओं का इस्तेमाल करके ध्रुव जी के शरीर की रक्षा करें तो क्या धातु का टुकड़ा निकाला जा सकता है? अनन्या ने पूछा। दवाएं? शिवांश चौंका, फिर उसने सिर हिलाया। दवाएं तो मुश्किल से ऐसा कर पाएंगी, और सर्जरी बहुत खतरनाक है। अगर सर्जरी नहीं कर सकती तो क्या प्राणायाम कर सकता है? अनन्या ने ठंडी मुस्कान दी। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुमने ध्रुव जी को चुपके से कहा था कि तुम उन्हें ठीक कर सकते हो। भले ही मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ, अगर तुम ध्रुव जी से कोई फायदा उठाने की सोच रहे हो तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये सुनकर शिवांश को आखिरकार समझ आया कि अनन्या ने उसे बुलाने की वजह प्राणायाम नहीं थी, बल्कि उसे ध्रुव त्रिवेदी से दूर करने की थी। मुझे नहीं पता कि प्राणायाम कर सकता है या नहीं, शिवांश ने हल्का सा मुस्कुराया। अगले ही पल उसने अपना हाथ बढ़ाया और सामने की ठोस लकड़ी की कॉफी टेबल पर हल्के से दबाया। लेकिन सर्जरी तो बिल्कुल नहीं कर सकती।
बोलते हुए शिवांश ने अपनी हथेली टेबल से हल्के से उठाई, जिससे उस पर एक गहरा हथेली का निशान छूट गया। हाय, ये देखकर अनन्या की सांस रुक गई। वह जानती थी कि वो ठोस लकड़ी की कॉफी टेबल कितनी सख्त थी। शिवांश ने हल्के से दबाया और इतना गहरा निशान छोड़ दिया। इसके लिए कितनी ताकत चाहिए थी? तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? ध्रुव जी की पहचान तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर ये पता चला कि तुमने हमें धोखा दिया तो भारत में कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। अनन्या ने शिवांश को ठंडी नजरों से देखा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। शिवांश ने कंधे उचकाए। उम्मीद है ऐसा ही हो। अनन्या ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मैं बताना भूल गई, ये कॉफी टेबल पब्लिक प्रॉपर्टी है। 10,000। क्या? शिवांश ने अनन्या को अविश्वास से देखा। एक पल पहले वह उसकी नीयत पर शक कर रही थी और अगले ही पल पैसे मांग रही थी। 10,000। अनन्या ने शिवांश को उदासीन नजरों से देखा और मुस्कुराए। अगर तुम मुझसे माफी मांग लो तो मैं मान लूंगी कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। शिवांश का मुंह सिकुड़ गया। उसे शक होने लगा कि अनन्या ये जानबूझकर कर रही थी, वरना वह अचानक पैसे क्यों मांगने लगी। मैं पैसे देना चुनता हूं। शिवांश ने मुंह बनाया। अगर ये कुछ दिन पहले होता तो शायद उसे माफी मांगनी पड़ती, लेकिन इस ठंडी रानी से माफी मांगने से बेहतर था कि वह पैसे दे दे। तुम? अनन्या का चेहरा सख्त हो गया। उसने हल्का सा फुंकारा, शिवांश को घूरा, फिर मुड़कर चली गई। छोटा भाई शिवांश, तुम दोनों को देखकर लगता है कि बातचीत ज्यादा खुशनुमा नहीं थी। इस वक्त दवा लेकर लौटे ध्रुव त्रिवेदी लिविंग रूम में वापस आए। ध्रुव जी, हम वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। शिवांश ने कड़वी हंसी हंसी। मैं समझता हूँ। ध्रुव त्रिवेदी ने हल्का सा मुस्कुराया। उसकी नज़र कॉफ़ी टेबल पर पड़ी और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। वह पूछे बिना नहीं रह सका, छोटा भाई शिवांश, ये तुमने? ध्रुव जी, मैं इसके पैसे दे दूंगा। शिवांश का मुंह सिकुड़ा। बस एक बार हाथ उठाया और नीचे किया और 10,000 उड़ गए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैं इनस्ट्रेंथ फिस्ट सीखना चाहूँ तो क्या मेरे लिए कोई मौका है? ध्रुव त्रिवेदी ने बार बार सिर हिलाया। ध्रुव त्रिवेदी हमेशा से मानते थे कि वह इनस्ट्रेंथ फिस्ट प्रैक्टिस करते थे, इसलिए इस वक्त उन्होंने ये सवाल पूछा। ध्रुव जी, इनस्ट्रेंथ फिस्ट की ट्रेनिंग छोटी उम्र से शुरू करनी पड़ती है। आपकी उम्र? शिवांश ने आह भरी। ध्रुव त्रिवेदी को तो छोड़ो, खुद शिवांश भी, अगर हरिशंकर महाराज की थोड़ी सी शक्ति ने उसके शरीर को शुद्ध न किया होता तो वह प्राण का कल्टीवेशन नहीं कर पाता। अध्याय 26। शिवांश की बात सुनकर ध्रुव त्रिवेदी ने हल्की सी आह भरी। दरअसल मैंने पहले कई पुराने दोस्तों से पूछा था और सबने यही जवाब दिया। बस ये बात कि मैंने पूरी जिंदगी इनस्ट्रेंथ फिस्ट की प्रैक्टिस की, लेकिन उसकी चौखट भी पार नहीं कर पाया। ये थोड़ा मायूस करता है, ध्रुव त्रिवेदी ने अफसोस के साथ कहा। ये देखकर शिवांश खामोश हो गया। एक उम्र के बाद कल्टीवेशन के सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, कोई ताकतवर शख्स गुदाशुद्धि और नाड़ी काटने में मदद करे, जैसे शिवांश को हरिशंकर महाराज की शक्ति ने गुदाशुद्धि और नाड़ी काटकर उसकी देह बदल दी थी, जिससे वह कल्टीवेशन कर पाया। लेकिन गुदाशुद्धि और नाड़ी काटने के लिए कम से कम शक्ति सम्राट स्तर तक पहुंचना जरूरी है। दूसरा तरीका है गुदाशुद्धि की औषधि। योद्धा इस औषधि को बना सकते हैं, लेकिन ये भारतवर्ष क्षेत्र नहीं है। सवाल यह है कि क्या इसके लिए सामग्री भी जुटाई जा सकती है, और अगर सामग्री जुट भी जाए तो शिवांश को औषधि बनाने का कोई अनुभव नहीं है। बिना दर्जनों सेट औषधीय सामग्री के आधार के गुदाशुद्धि की औषधि बनाना लगभग नामुमकिन है। दोनों तरीकों की शर्तें इतनी सख्त हैं कि शिवांश अभी ये कर ही नहीं सकता। ध्रुव जी, क्या आपने और इनस्ट्रेंथ फिस्ट करने वालों से मुलाकात की है? शिवांश ने बात बदलते हुए पूछा। हाँ, कुछ से मिला हूँ। असल में योद्धा दुनिया हमेशा से रही है, बस ठंडे हथियारों के जमाने के मुकाबले आज की योद्धा दुनिया ज़्यादा गुप्त और कम प्रोफाइल वाली है। वे आसानी से हाथ नहीं उठाते, ध्रुव त्रिवेदी ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी पहचान खास थी और जवानी में युद्ध का अनुभव होने की वजह से उन्होंने इनस्ट्रेंथ फिस्ट करने वालों को एक क्षण में देखा था। ये सुनकर शिवांश ने सिर हिलाया। अब ठंडे हथियारों का जमाना नहीं है। एक पिस्तौल किसी भी महादक्ष स्तर से नीचे के योद्धा को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। यहाँ तक कि एक महादक्ष भी इसका सामना सीधे नहीं कर सकता, उसे पहले हमला करने का मौका चाहिए। शिवांश की ताकत के साथ अगर ठंडे हथियारों का जमाना होता तो 100 आदमियों से निपटना कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन अब एक पिस्तौल ही उसकी जान ले सकती थी। इसके अलावा पिस्तौल से भी ज़्यादा ताकतवर गर्म हथियार हैं। जब तक कोई शक्ति सम्राट स्तर का ताकतवर न हो, इस गर्म हथियारों के जमाने में निजी योद्धा शक्ति काफ़ी नहीं है। शिवांश ने योद्धा दुनिया के बारे में और कई सवाल पूछे। कुछ रहस्यों को छोड़कर ध्रुव त्रिवेदी ने खुशी खुशी शिवांश को समझाया। उनकी बातों से शिवांश को मौजूदा योद्धा दुनिया की सामान्य समझ मिली। मौजूदा योद्धा दुनिया में शिवांश के स्तर की ताकत वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं, वरना
ध्रुव त्रिवेदी की हैसियत के साथ किसी ताकतवर से उनके शरीर में मौजूद धातु का टुकड़ा निकलवाना मुश्किल नहीं होता और उन्हें इतने सालों तक बीमारी से तड़पना नहीं पड़ता। यानी मौजूदा योद्धा दुनिया में सबसे ताकतवर इन स्ट्रेंथ फिस्ट करने वाले 8 या 9 सितारा दक्ष स्तर के हैं। शायद कुछ छुपे हुए महादक्ष हों, लेकिन महादक्ष शायद उनकी सीमा है, शिवांश ने मन में सोचा। दोनों ने काफी देर तक बात की और दोपहर का खाना खाने के बाद ही शिवांश ने विदा ली और चला गया। इसके बाद के समय में शिवांश एकांत में कल्टीवेशन करता रहा। पलक झपकते ही कई दिन बीत गए। इस दिन शिवांश अपने बेडरूम में कल्टीवेशन कर रहा था कि अचानक उसका फोन बजा। शालिनी कपूर का फोन था। छोटा शिवांश, पत्थर जुए के सलाहकार के तौर पर तुम्हें कंपनी आकर देखना चाहिए, फोन से शालिनी कपूर की आवाज आई। ठीक है, शिवांश ने सिर हिलाया। दरअसल उस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद पत्थर जुए के सलाहकार के तौर पर शिवांश को अभी तक नहीं पता था कि उसकी कंपनी कहाँ है। बेशक इसकी वजह उस दिन शालिनी कपूर पर हुआ हमला भी था। हमले की वजह से शालिनी का ध्यान उस पर नहीं गया। जब तक कंपनी के ज्यादातर काम निपट नहीं गए तब तक शालिनी ने उसे फोन नहीं किया। कपूर ज्वेलरी को सामान की सप्लाई में दिक्कत थी क्योंकि उनका पत्थर जुए का सलाहकार चुरा लिया गया था, जिससे कंपनी में अंदरूनी अशांति थी। एक पत्थर जुए के सलाहकार का जुड़ना कुछ हद तक कर्मचारियों का हौसला बढ़ा सकता था। मैंने अर्जुन मेहरा को तुम्हें लेने भेजा है, बस स्कूल गेट पर जाओ, वो तुम्हें ले आएगा, शालिनी कपूर ने कहा। अर्जुन मेहरा वही ड्राइवर था जिसने उस दिन शिवांश को स्कूल छोड़ा था। राहुल जोशी अपनी चोटों की वजह से शायद अभी तक अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं हुआ था। आखिरकार शिवांश ने राहुल के शरीर की जांच की थी और जानता था कि उसकी चोटें हल्की नहीं थीं और 1 महीने में ठीक होना मुश्किल था। शिवांश जैसे ही स्कूल गेट पर पहुंचा, उसने अर्जुन मेहरा को इंतजार करते देखा। मिस्टर शिवांश, चेयरमैन ने मुझे आपको लेने भेजा है, अर्जुन मेहरा ने कहा। गाड़ी आधे घंटे से ज्यादा चली और काशी व्यापार मार्ग के केंद्र में पहुंची। कपूर ज्वेलरी का मुख्य स्टोर व्यापार मार्ग की सबसे चहल पहल वाली जगह पर था, जबकि कपूर ज्वेलरी का हेडक्वार्टर पास की एक ऑफिस बिल्डिंग में था। मिस्टर शिवांश, चेयरमैन ने मुझे आपको लेने भेजा है। शिवांश जैसे ही गाड़ी से उतरा, एक सक्षम दिखने वाली महिला उसके पास आई। उसके सिर पर अभी भी हल्के हरे निशान दिख रहे थे। ये और कोई नहीं, शालिनी कपूर की असिस्टेंट मीरा देसाई थी। उस दिन डाकुओं ने उसे बेहोश कर दिया था, लेकिन राहुल जोशी की तुलना में उसकी चोटें काफी हल्की थीं। मीरा की अगुवाई में दोनों कपूर ज्वेलरी के हेडक्वार्टर की ओर चले। मिस्टर शिवांश, शुक्रिया, अगर आप न होते तो मैं शायद यहाँ नहीं होती, मीरा ने कृतज्ञता के साथ कहा। बस सही वक्त पर था, और वैसे भी मैं अब कंपनी का हिस्सा हूँ, शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो बड़े आदमी हो, एक दिन में जितना कमा लेते हो मैं पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकती, मीरा ने ईर्ष्या के साथ कहा। शिवांश ने पहले 4 पन्ने काटे थे, जिन्हें बेचकर करीब 60 लाख रुपये मिले थे, और अपने पास रखे 2 पन्नों को मिलाकर उसकी नेटवर्थ 70 लाख के आसपास थी। भले ही वह चेयरमैन की असिस्टेंट थी, 70 लाख उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। बस किस्मत अच्छी थी, शिवांश ने हल्का सा मुस्कुराया। कई लाख रुपये होने से उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। पहले होता तो वह मीरा देसाई जैसी सक्सेसफुल महिला से इतनी हंसी मजाक की हिम्मत कहाँ करता। वैसे चेयरमैन अभी कॉन्फ्रेंस रूम में हैं। काशी शहर के कई ब्रांच स्टोर के मालिक आ चुके हैं। कंपनी पहले से ही कुछ कमजोर थी और चेयरमैन पर हमले के बाद हालत और खराब हो गई है, मीरा ने गहरी आवाज में कहा। शिवांश चौंका, फिर सिर हिलाया। उसे समझ आया कि शालिनी कपूर ने उसे इस वक्त कंपनी क्यों बुलाया। जाहिर है कंपनी का हौसला बहुत अस्थिर था, वरना वह इतनी जल्दी में उसे बुलाने की जरूरत नहीं थी। कंपनी को पहले से ही ऑपरेशनल दिक्कतें थीं और अब चेयरमैन पर हमला हो गया। अगर शालिनी कपूर को भी कुछ हो गया तो कपूर ज्वेलरी सचमुच खत्म हो जाएगी। चेयरमैन, मिस्टर शिवांश आ गए हैं। कॉन्फ्रेंस रूम तक पहुंचकर मीरा ने दरवाजा खटखटाया और कहा, अंदर आओ। कॉन्फ्रेंस रूम से शालिनी कपूर की आवाज आई। सब लोग, ये हमारे कपूर ज्वेलरी के नए पत्थर जुए के सलाहकार हैं। शिवांश के कॉन्फ्रेंस रूम में घुसते ही शालिनी कपूर ने परिचय दिया। ये इतना जवान, क्या ये कर पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें स्थिर करने के लिए कोई रैंडम शख्स को लाए हों। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद ब्रांच स्टोर मालिकों ने शिवांश को देखा, भौहें सिकुड़ते हुए और नाराजगी के साथ चर्चा शुरू कर दी। शिवांश की उम्र बस 20 की शुरुआत में थी। अभी ज्वेलरी कंपनियों में पत्थर जुए के सलाहकार ज्यादातर 40 की उम्र के आसपास होते हैं। 20 की उम्र में पत्थर जुए का सलाहकार तभी बन सकता है अगर वह पत्थर जुए की दुनिया के किसी मशहूर गुरु का शिष्य हो। सब लोग, मिस्टर शिवांश ने पहले काशी पुरानी वस्तुओं की गली में 4 पन्ने काटे थे और चारों से भारी मुनाफा हुआ, जिसमें एक पन्ना भी था। शालिनी कपूर ने हल्के स्वर में कहा, उनकी नज़र सब पर घूमी। अगर आपको यकीन न हो तो पुरानी वस्तुओं की गली में जाकर पूछ सकते हैं। ये सुनकर वहां मौजूद सभी खामोश हो गए।
शालिनी कपूर इस मामले में उनसे झूठ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि वे सब इस शकल के थे और जरा पूछताछ करने से सच पता चल जाता। अध्याय 27। चेयरमैन जो कह रही हैं, हमें उस पर यकीन है, लेकिन कंपनी की मौजूदा हालत ऐसी नहीं है कि एक पत्थर जुए का सलाहकार हल कर सकता है। और माफ़ करें, लेकिन मैंने मिस्टर शिवांश का नाम पहले कभी नहीं सुना, एक सक्षम दिखने वाले मध्यम आयु के आदमी ने अचानक कहा। सही कहा, सुरेश चावला ने जो कहा वही असल मुद्दा है। हाँ, कंपनी की हालत अब ऐसी नहीं है कि एक पत्थर जुए का सलाहकार ठीक कर सकता है। 20 साल का पत्थर जुए का सलाहकार कितना लेवल का हो सकता है? मध्यम आयु के आदमी के बोलने के बाद बाकी लोगों ने भी अपनी चिंताएं जताईं। अगर ये उस वक्त होता जब कंपनी का पत्थर जुए का सलाहकार अभी अभी चुराया गया था, तो तुरंत एक सलाहकार ढूंढना अच्छी बात होती, लेकिन अब राणा ज्वेलरी अभी भी कपूर ज्वेलरी को दबा रही है, और ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे एक पत्थर जुए का सलाहकार हल कर सकता है। आपकी चिंताएं कोई मुद्दा ही नहीं है। मैंने पहले ही गुरु हरिश्चंद्र से बात कर ली है और उन्होंने राजस्थान में होने वाली गर्मी की सार्वजनिक नीलामी में कपूर ज्वेलरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हामी भर दी है। शालिनी कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे उन्होंने ये पहले से ही अनुमान लगा लिया हो। गुरु हरिश्चंद्र रिटायरमेंट से बाहर आ रहे हैं। अगर गुरु हरिश्चंद्र बाहर आ रहे हैं तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। चेयरमैन तो कमाल हैं, उन्होंने वाकई गुरु हरिश्चंद्र को रिटायरमेंट से बाहर आने के लिए मना लिया। गुरु हरिश्चंद्र की हर किसी के दिल में बहुत ऊंची जगह थी। बस ये सुनकर कि शालिनी कपूर ने गुरु हरिश्चंद्र को रिटायरमेंट से बाहर आने के लिए मना लिया, उनके चेहरों की चिंता काफ़ी कम हो गई। ये गुरु हरिश्चंद्र कौन हैं? शिवांश ने सोचा। सिर्फ अपने नाम से कपूर ज्वेलरी के अस्थिर हौसले को स्थिर कर देने वाला शख्स निश्चित रूप से कोई साधारण इंसान नहीं था। शालिनी कपूर के आश्वासन और गुरु हरिश्चंद्र और शिवांश, दो पत्थर जुए के जानकारों के जुड़ने से सबको राहत मिली और वे एक एक करके मीटिंग रूम से चले गए। शालिनी कपूर ने सबके जाने के बाद लंबी सांस छोड़ी। हौसला एक अजीब चीज़ है, कभी कभी ये मामूली लगता है, लेकिन कभी कभी ये आखिरी तिनका होता है जो ऊंट की कमर तोड़ देता है। भले ही शालिनी कपूर बहुत सक्षम थी, लेकिन लगातार दबाव के बाद कंपनी का हौसला स्थिर करने में उन्हें पूरी तरह यकीन नहीं था। शालिनी दी, लगता है कंपनी की हालत अच्छी नहीं है, शिवांश ने शालिनी कपूर को देखते हुए कहा। बात को घुमाओ मत, कंपनी अभी अंदर और बाहर दोनों तरफ से मुश्किलों में है। अगर हम सावधान न रहे तो शायद राजस्थान की गर्मी की सार्वजनिक नीलामी तक भी नहीं टिक पाएंगे, शालिनी कपूर ने कड़वी हंसी के साथ कहा। राजस्थान की गर्मी की सार्वजनिक नीलामी शालिनी कपूर का आखिरी मौका थी। अगर वे तब तक टिक पाए तो गुरु हरिश्चंद्र की मौजूदगी में कपूर ज्वेलरी शायद हालात को पलट सकती थी। अगर वे तब तक भी नहीं टिक पाए तो कपूर ज्वेलरी शायद सचमुच उत्तरांचल प्रदेश से गायब हो जाएगी। कोई आश्चर्य नहीं कि शालिनी दी इतनी जल्दी में मुझे बुला रही थी। शिवांश ने सिर हिलाया, फिर पूछा, ये गुरु हरिश्चंद्र कौन है? सिर्फ उनके नाम से ही स्टोर मैनेजरों को इतना सुकून मिल गया। तुम्हें गुरु हरिश्चंद्र भी नहीं पता? शालिनी कपूर ने शिवांश को कुछ हैरानी से देखा, फिर कड़वी हंसी के साथ बोली, अगर मैंने तुम्हें अपनी आंखों से पत्थर जुआ खेलते न देखा होता तो मुझे शक होता कि तुम्हें सचमुच पत्थर जुए की समझ है या नहीं, क्योंकि तुम्हें तो इस इंडस्ट्री की बेसिक जानकारी भी नहीं पता। शिवांश ने कंधे उचकाए। उसे सचमुच पत्थर जुए की समझ नहीं थी, कम से कम सामान्य तरीकों से तो नहीं। हालांकि उसने पिछले कुछ दिनों में खाली समय में इस विषय पर कुछ किताबें पढ़ी थीं और कच्चे माल की कुछ समझ हासिल की थी, वरना उसे पत्थर जुए की बेसिक टर्म्स भी नहीं पता होती। गुरु हरिश्चंद्र उत्तरांचल प्रदेश के मशहूर पत्थर जुए के गुरु हैं। दरअसल उत्तरांचल प्रदेश के मौजूदा 4 पत्थर जुए के गुरु जब जवान थे तब सबको गुरु हरिश्चंद्र ने ही राह दिखाई थी, और उनके पत्थर जुए के हुनर अभी उत्तरांचल प्रदेश में सबसे जबरदस्त हैं, शालिनी कपूर ने समझाया। तो ये बात थी। शिवांश ने हल्का सा सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि गुरु हरिश्चंद्र के रिटायरमेंट से बाहर आने की खबर सुनकर इन ब्रांच स्टोर मालिकों का हौसला इतना स्थिर हो गया। गुरु हरिश्चंद्र ने बहुत पहले से बाहर की पोजीशन लेना बंद कर दिया था। पिछली बार जब मैं पुरानी वस्तुओं की गली गई थी तो असल में गुरु हरिश्चंद्र को रिटायरमेंट से बाहर आने के लिए मनाने गई थी, शालिनी कपूर ने गंभीरता से कहा। मेरे पिताजी ने उस वक्त गुरु हरिश्चंद्र पर एहसान किया था, वरना उन्हें मेरी मदद के लिए मनाना बहुत मुश्किल होता। दरअसल शिवांश को हमेशा ये अजीब लगता था, कपूर ज्वेलरी जो अंदर और बाहर की मुश्किलों में थी को शालिनी कपूर को ढेर सारे काम निपटाने चाहिए थे, तो वह अचानक पुरानी वस्तुओं की गली में क्यों दिखी? ये जानना जरूरी है कि उस वक्त जिन ज्वेलरी कंपनियों ने उसे बिजनेस कार्ड दिए थे वे सब छोटी ज्वेलरी कंपनियां थीं, जिनका कपूर ज्वेलरी जैसी 100 करोड़ से ज्यादा की कंपनी से कोई मुकाबला नहीं था। भले ही कपूर ज्वेलरी में पन्नों की कमी थी, लेकिन चेयरमैन को खुद पुरानी वस्तुओं की गली में कच्चे माल की दुकानों में अपनी किस्मत आजमाने की जरूरत नहीं थी। तो पता चला कि शालिनी कपूर बस संयोग से पुरानी वस्तुओं की गली में थीं। लेकिन एहसान एक बार इस्तेमाल होता है और फिर खत्म। शालिनी कपूर ने हल्का सा सिर हिलाया।
भले ही गुरु हरिश्चंद्र उनके पिताजी के एहसानमंद थे, लेकिन एक बार इस्तेमाल होने के बाद वह खत्म। अगर कपूर ज्वेलरी ने जल्दी से पत्थर जुए के सलाहकार की समस्या हल नहीं की तो हाय एंड पन्ना अभी भी कपूर ज्वेलरी की कमजोरी रहेगा। तो 3 दिन बाद तुम मेरे साथ गुजरात के कच्चे माल के बाजार में चलोगे और ज़्यादा प्रैक्टिकल अनुभव लेने की कोशिश करोगे, शालिनी कपूर ने कहा। पत्थर जुआ, योद्धा कला की तरह कुछ लेख या किताबें पढ़कर गुरु या मास्टर नहीं बन जाते। इसके लिए ढेर सारी प्रैक्टिस चाहिए। शालिनी कपूर के नज़रिए में शिवांश बस एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, तो उसके पास प्रैक्टिस के मौके स्वाभाविक रूप से कम होंगे। ऐसी स्थिति में उसके पत्थर जुए के हुनर इस स्तर तक पहुंच गए थे, तो अगर उसे ढेर सारी पत्थर जुए की ट्रेनिंग दी जाए तो उसके हुनर निश्चित रूप से और मजबूत होंगे। एक बार जब वह पत्थर जुए के गुरु के स्तर में प्रवेश कर लेगा तो कपूर ज्वेलरी को लंबे समय तक हाई एंड पन्नों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। शिवांश ने सिर हिलाया। ये उसका पत्थर जुए के सलाहकार के तौर पर कर्तव्य था। इसके अलावा उसे खुद को कल्टीवेशन के लिए ढेर सारी प्राण मनी की जरूरत थी। चाहे जो भी वजह हो, उसे ऐसी जगहों पर जाना था जहां कच्चा माल ज्यादा हो। अरे हाँ, तुम्हारे पास अभी गाड़ी नहीं है, जो थोड़ा असुविधाजनक है। क्या मैं कंपनी से तुम्हें एक गाड़ी दिलवाऊं? शालिनी कपूर ने प्रस्ताव रखा। नहीं, मेरे पास खुद का ड्राइविंग लाइसेंस है और मैं अगले कुछ दिनों में एक खरीदने की सोच रहा हूं। शिवांश ने सिर हिलाया। भले ही कंपनी की गाड़ी उसे कुछ खर्च नहीं करवाती, लेकिन आखिरकार वो उसकी अपनी नहीं होती। इसके अलावा एक पत्थर जुए के सलाहकार के तौर पर वह अक्सर कंपनी में नहीं होता, तो अपनी गाड़ी होना ज़्यादा सुविधाजनक होगा। वो भी ठीक है, मेरे कुछ 4 स्टोर मैनेजरों से कनेक्शन हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, शायद कुछ डिस्काउंट मिल जाए, शालिनी कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर शुक्रिया, शालिनी दी, शिवांश ने कहा। तुम अब हमारी कंपनी का जादुई खजाना हो, तो तुम्हारी मदद करना तो बनता है। शालिनी कपूर ने हल्का सा मुस्कुराया। उन्होंने फिर मीरा देसाई को पास के एक 4 स्टोर में गाड़ी चलाने की सूचना दी। पिछले कुछ दिनों में हमले, संजय तिवारी के अंतिम संस्कार और कंपनी के अंदरूनी मुद्दों की वजह से शालिनी कपूर के नसें हमेशा तनी हुई थीं। आज कंपनी का हौसला स्थिर करने के बाद वह आखिरकार काफ़ी हद तक रिलैक्स हुईं। जल्द ही मीरा की अगुवाई में ग्रुप एक 4 स्टोर में पहुंचा। जैसे ही वे अंदर गए, शिवांश ने थोड़ी दूरी पर 2 परिचित छायादार आकृतियां देखीं। श्रुति नायर। शिवांश की भौहें थोड़ी सी कुढ़ीं जब उसने थोड़ी दूरी पर गाड़ी चुन रहे 2 लोगों को देखा। क्या हुआ? शालिनी कपूर ने उसकी प्रतिक्रिया देखकर पूछा। कुछ नहीं, बस 2 जान पहचान वालों से टकरा गया, शिवांश ने अपनी नज़र हटाए और उदासीन स्वर में कहा। जान पहचान वाले? शालिनी कपूर ने यह सुनकर सोच में पड़कर थोड़ी दूरी पर खड़े पुरुष और महिला को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उनकी चतुराई के साथ वह आसानी से अनुमान लगा सकती थी कि शिवांश और उस पुरुष और महिला के बीच कुछ हुआ था और वो कोई सुखद घटना नहीं थी। अध्याय 28। शिवांश जाहिर तौर पर इस मामले में ज़्यादा कहना नहीं चाहता था और शालिनी कपूर के लिए और पूछना मुश्किल था, तो दोनों डिस्प्ले कार की ओर चले। छोटा शिवांश, तुम किस कीमत की गाड़ी लेने की सोच रहे हो? शालिनी कपूर ने पूछा। शालिनी कपूर की बात सुनकर शिवांश खामोश हो गया। उसे गाड़ियों के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। पहले गाड़ी खरीदना तो दूर, साइकिल खरीदने के लिए भी उसे सोचना पड़ता था। तो उसे गाड़ियों की ज़्यादा समझ नहीं थी, बस BMW और ऑडी जैसे मशहूर ब्रांड्स के बारे में पता था। लगभग 10 लाख के आसपास, शिवांश ने थोड़ा सोचकर कहा। शुरू में उसने 2-3 लाख की गाड़ी लेने की सोची थी, बस आने जाने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने श्रुति नायर और उस दूसरे शख्स को देखा, उसका शांत दिल बेकाबू हो उठा और उसने तुरंत अपनी गाड़ी खरीदने की कीमत को बढ़ाकर 10 लाख के आसपास कर दिया। अरे, और शालिनी दी, कोशिश करना कि गाड़ी कम प्रोफाइल वाली हो, शिवांश ने अचानक कहा। कम प्रोफाइल? शालिनी कपूर चौंकी, फिर हंसी। तुम्हारी उम्र में कम प्रोफाइल क्यों? क्या तुम्हें हाई प्रोफाइल कुछ नहीं लेना चाहिए? शालिनी दी, क्या आप भूल गईं कि हम क्या करते हैं? अगर बहुत हाई प्रोफाइल हो गया तो मुझे डर है कि अनचाही मुसीबतें आ सकती हैं, शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवांश ने कम प्रोफाइल गाड़ी चुनने की वजह इसके अलावा ये थी कि उसके पास बहुत सारे राज थे। अगर वह बहुत हाई प्रोफाइल गाड़ी चुनता तो वो मुसीबत को न्योता देता। पिछली डाकुओं की घटना के बाद शालिनी कपूर ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। वे कुछ डाकू अब जाग चुके थे और उन्होंने अपने चैनलों के जरिए उनके बयानों के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी। उनके नज़रिए में कुछ लाख रुपये के पन्ने कुछ भी नहीं थे, फिर भी 6 डाकुओं ने इतना जोखिम उठाया और संजय तिवारी ने इसकी वजह से अपनी जान गंवा दी। अगर वह थोड़ा और सावधान होती तो शायद ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा है तो मेरे पास एक गाड़ी सुझाने के लिए है। मैं गारंटी देती हूं कि लोग तुम्हें, एक अमीर आदमी को, देहाती नहीं समझेंगे। शालिनी कपूर ने हल्का सा मुस्कुराया, फिर शिवांश को एक गाड़ी की ओर ले गईं। फोक्सवैगन फेटन, ज़्यादातर लोग इसे कभी नहीं पहचान पाएंगे। सामने की गाड़ी को देखकर शिवांश की आंखें चमक उठीं।
उसने फोक्सवैगन ब्रांड के बारे में सुना था, ये आमतौर पर 2-3 लाख की होती थी, एक सामान्य ब्रांड तो ये हाई प्रोफाइल नहीं लगती थी। ये खूबसूरत मैडम तो गाड़ियों की जानकार हैं। फोक्सवैगन फेटन कम प्रोफाइल लेकिन शानदार है, सादगी भरी शान के लिए बिल्कुल बेस्ट चॉइस। तभी पास की खूबसूरत सेल्स असिस्टेंट उनके पास आए। वाकई अच्छी है, शिवांश ने सिर हिलाया। उसे ये गाड़ी काफ़ी पसंद आई और वह पूछे बिना नहीं रह सका, क्या मैं इसे टेस्ट ड्राइव कर सकता हूँ? बिल्कुल, खूबसूरत सेल्स असिस्टेंट ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर शिवांश और शालिनी कपूर को टेस्ट ट्रैक की ओर ले गई। 4S स्टोर में अपने खास टेस्ट ट्रैक होते हैं ताकि कस्टमर गाड़ी टेस्ट कर सकें, क्योंकि गाड़ी ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत बड़ा खर्चा है और अगर वे संतुष्ट न हो तो कोई आसानी से खरीदने का फैसला नहीं करता। शिवांश ने अपने जूनियर ईयर में ड्राइविंग लाइसेंस लिया था। भले ही उसके पास ज़्यादा ड्राइविंग का अनुभव नहीं था, लेकिन उसे कुछ बेसिक ऑपरेशंस याद थे। साथ ही योद्धा कला की प्रैक्टिस के बाद उसका हाथ पैर का तालमेल पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया था। शुरू में थोड़ा जंग खाया हुआ था, लेकिन जल्दी ही वह ड्राइविंग में माहिर हो गया, जैसे कई सालों का पुराना ड्राइवर हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स इतनी अच्छी होंगी, शालिनी कपूर ने शिवांश को कुछ हैरानी से देखा। असल में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, उनके पास शायद ही ज़्यादा ड्राइविंग अनुभव होता है। जब वे ड्राइव करते हैं तो अक्सर कुछ खरोंच और टक्करें हो जाती हैं। सड़क पर नए ड्राइवर के नाम से मशहूर ड्राइवर, जैसे महिला ड्राइवर, ऐसे लोग हैं जिनसे बचना चाहिए। मैंने ड्राइविंग सीखते वक्त बस कुछ दिन गाड़ी चलाई थी। शायद योद्धा कला की प्रैक्टिस की वजह से मेरा हाथ पैर का तालमेल मजबूत है और मैं जल्दी ढल गया, शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। शालिनी कपूर ने हल्का सा सिर हिलाया। उन्होंने खुद शिवांश की स्किल्स देखी थीं। वह राहुल जोशी जैसे रिटायर्ड सैनिकों से बिल्कुल तुलना नहीं करता था। वह अनुमान लगाती थीं कि अगर उनके 4 बॉडीगार्ड्स एक साथ उस पर गए तो भी वे शिवांश के लिए काफ़ी नहीं होंगे। चूंकि तुम्हें ये गाड़ी भी पसंद है तो फिर यही ले लेते हैं। मैं उनके मैनेजर को फ़ोन करती हूँ, शालिनी कपूर ने कहा। शिवांश ने सिर हिलाया। शालिनी कपूर मैनेजर को जानती थी तो कीमत कम होगी। ऐसे एहसान को ठुकराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आखिरकार भले ही उसके पास अब कई लाख रुपए थे, लेकिन एक बार में 10 लाख निकालना उसे अभी भी थोड़ा दर्द देता था। शिवांश, ये सचमुच तुम हो? तभी जब शालिनी कपूर फ़ोन करने के लिए एक तरफ गईं, थोड़ी दूरी से एक परिचित आवाज़ आई। ये श्रुति नायर और वो दूसरा शख्स थे जो टेस्ट ट्रैक पर पहुंच चुके थे। फिर तू? लड़के, लंबे आदमी का चेहरा सख्त हो गया। लड़के, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, लंबे आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनकर शिवांश हैरान रह गया और लंबे आदमी को कन्फ्यूजन के साथ देखा। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। यकीन कर, मैं तेरे सुपरवाइजर से शिकायत करूंगा। लंबे आदमी ने देखा कि शिवांश जाने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था और ठंडी हंसी हंसा। आजकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए नौकरी ढूंढना आसान नहीं था और उसे यकीन नहीं था कि शिवांश, ये गरीब लड़का, डरेगा नहीं। बेवकूफ़, शिवांश ने लंबे आदमी को देखा और उदासीन स्वर में कहा। यह आदमी जाहिर तौर पर उसे 4S स्टोर का कर्मचारी समझ बैठा था। तू, अच्छा, अगर मैंने तुझ पर शिकायत नहीं की तो मेरा नाम देसाई नहीं। लंबे आदमी को गुस्सा आ गया। एक मामूली कर्मचारी ने ग्राहक को उनके सामने गाली देने की हिम्मत की। अगर उसने शिवांश की शिकायत नहीं की तो दूसरा शख्स सचमुच सोचेगा कि वह कोई बड़ा आदमी है। छोटा शिवांश, क्या हुआ? तभी फोन पर बात कर रही शालिनी कपूर वापस आईं। लंबे आदमी की आंखें शालिनी कपूर को देखकर चमक उठीं, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला। शिवांश को देखते हुए ठंडे स्वर में बोला, खूबसूरत मैडम, आप सही वक्त पर आईं। मैंने आपके इस सहकर्मी से एक गिलास पानी मांगा और उसने मुझे गाली दी। क्या आपके कर्मचारी ऐसे ही ग्राहकों से पेश आते हैं? कर्मचारी? शालिनी कपूर थोड़ा चौंकी, फिर उनका चेहरा भी सख्त हो गया। लड़के, अब देखते हैं तू क्या करता है, मुझसे पंगा लेने की हिम्मत। लंबे आदमी ने मन में ठंडी हंसी हंसी। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो अभी नौकरी शुरू कर रहा था, अगर उसकी शिकायत हुई तो उसकी नौकरी तो गई। मैडम के चेहरे की खातिर उसे मुझसे माफ़ी मांगने दो और ये मामला खत्म। लंबे आदमी ने शिवांश को घमंडी नज़रों से देखा और मुस्कुराया। छोटा शिवांश, तुम इसे जानते हो? शालिनी कपूर ने शिवांश से पूछा। बस एक खुद को बड़ा समझने वाला बेवकूफ़, शिवांश ने मुंह बनाया। शालिनी कपूर ने सिर हिलाया। ये लंबा आदमी वाकई एक बेवकूफ़ था। उसे कुछ समझ नहीं था और वह बस अपनी अटकलों पर काम कर रहा था। ऐसा शख्स बेवकूफ़ ना हो तो और क्या हो सकता है? तू, मैं तुम्हारे मैनेजर से शिकायत करूंगा। लंबे आदमी का चेहरा तुरंत राख की तरह हो गया। उसने शिवांश और शालिनी कपूर को देखा जो एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला रहे थे। क्या मैं जान सकता हूं कि ये सज्जन मुझसे क्या शिकायत करना चाहते हैं? तभी एक गहरी आवाज़ आई और एक हल्का मोटा मध्यम आयु का आदमी वहां आया। मैं आपके इन 2 कर्मचारियों की शिकायत करना चाहता हूं। ये पूरी तरह से बदतमीज हैं और इन्होंने मुझे गाली भी दी।
लंबे आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, शिवांश और शालिनी कपूर को देखते हुए। देखते हैं तुम दोनों क्या करते हो। अगर वो खूबसूरत मैडम मुझसे गिड़गिड़ाए तो मैं शायद छोड़ दूं, लेकिन शिवांश, मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बनाऊंगा। लंबे आदमी ने मन में सोचा, मुझे माफ करें साहब, ये दोनों हमारे कर्मचारी नहीं हैं। ये हमारे ग्राहक हैं, आपके जैसे। आपके निजी झगड़े में हम कुछ नहीं कर सकते। मध्यम आयु के आदमी ने यह सुनकर उदासीन स्वर में कहा। अध्याय 29। ग्राहक। लंबे आदमी का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने शुरू में यही मान लिया था कि शिवांश यहाँ का सर्विस स्टाफ है, और अगर वह शिकायत करता तो शिवांश को पक्का मुसीबत हो जाती। लेकिन शिवांश ग्राहक था। उसने श्रुति नायर से सुना था कि शिवांश बस एक गरीब लड़का है। एक गरीब लड़का गाड़ी कैसे खरीद सकता है? मैनेजर, भले ही ग्राहक भगवान होता है, लेकिन कुछ लोग बस भगवान बनने का ढोंग करते हैं। बेहतर है कि साफ साफ फर्क किया जाए, लंबे आदमी ने धीरे से कहा, शिवांश की ओर देखते हुए। वो फर्क मैं खुद कर लूंगा, मध्यम आयु के आदमी ने उदासीन स्वर में कहा। लंबे आदमी ने फुंफकारा। उसका पहले से जमा हुआ मुक्का जैसे रुई पर जा गिरा, कहीं जोर लगाने की जगह ही नहीं थी। यंग मिस शालिनी, क्या आप इस गाड़ी से संतुष्ट हैं? मध्यम आयु के आदमी ने पास खड़ी शालिनी कपूर को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। शालिनी कपूर ज्वेलरी की चेयरमैन थीं, 100 करोड़ से ज्यादा की शख्सियत। सिर्फ कंपनी की गाड़ियां ही भारी मुनाफा थीं। ऐसे शख्स के लिए मध्यम आयु के आदमी को स्वाभाविक रूप से अच्छा व्यवहार करना था। मैं गाड़ी नहीं खरीद रही, शालिनी कपूर ने सिर हिलाया और शिवांश की ओर देखा। मैनेजर प्रमोद, ये मेरा छोटा भाई शिवांश है। मैं आज उसे गाड़ी खरीदने के लिए साथ आए हूँ। मिस्टर शिवांश, मिलकर खुशी हुई। मैं प्रमोद दुबे, इस 4S शॉप का मैनेजर हूँ, मैनेजर प्रमोद ने बार बार कहा। मैनेजर प्रमोद, ये गाड़ी अच्छी है, हम इसे ले लेंगे, शिवांश ने सिर हिलाया। उसने मैनेजर प्रमोद के आने से पहले ही इस गाड़ी पर फैसला कर लिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि श्रुति नायर से टकराने की वजह से इतना बखेड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों, मैं आपके साथ कागजी काम निपटाने चलता हूँ, मैनेजर प्रमोद ने कहा। उनका चेहरा चमक उठा। 10 लाख से ज्यादा की गाड़ी के लिए लागत और कमीशन काटने के बाद बड़ा मुनाफा उनका था। मैनेजर प्रमोद को शिवांश और शालिनी कपूर के साथ इतने उत्साह से पेश आते देख और उसे और श्रुति नायर को पूरी तरह नजरअंदाज करते देख लंबे आदमी का चेहरा बेहद खराब हो गया। फोक्सवैगन खरीदने से मैनेजर खुद सामने आ गया। ये लड़का जरूर कोई गिगोलो होगा। ये देवियां ऐसे लड़कों को क्यों पसंद करती हैं? मेरे में उससे क्या कमी है? लंबे आदमी के मन में गुस्सा भड़क रहा था। पहले तनिषा खन्ना और अब शालिनी कपूर, दोनों को उस गरीब लड़के शिवांश में दिलचस्पी थी, भले ही वह शिवांश से कहीं ज्यादा बेहतर था। सेल्स असिस्टेंट, मुझे भी इस मॉडल की गाड़ी चाहिए, लंबे आदमी ने जल्दी से कहा, जब गाड़ी चलाकर लाने वाला सेल्स असिस्टेंट पास आया। साहब, आप इस गाड़ी को चाहते हैं? सेल्स असिस्टेंट हैरान रह गया। एक सेल्स असिस्टेंट के तौर पर वह इस गाड़ी की कीमत से अच्छी तरह वाकिफ था। ये फोक्सवैगन उसके पास मौजूद ऑडी की 7-8 गाड़ियों के बराबर थी। साहब, हमारे पास इस मॉडल की बस एक गाड़ी बची है। अगर आप चाहें तो हमें ऑर्डर करना होगा और ये 3 से 7 दिन में आ जाएगी, सेल्स असिस्टेंट ने कहा। 3 से 7 दिन? लंबे आदमी की भौहें थोड़ी सिकुड़ी, फिर उसने कहा, तो फिर छोड़ो, ये तो बस एक फोक्सवैगन है, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख के आसपास। ऑडी की क्लास से इसका क्या मुकाबला? सेल्स असिस्टेंट हैरान रह गया और उसका मुंह खुल गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह ये तो नहीं कह सकता था कि ये फोक्सवैगन 10 लाख से ज्यादा की थी, और अगर आपको 2 लाख की ऑडी खरीदने में दर्द होता है तो क्या आप 10 लाख से ज्यादा की गाड़ी खरीद सकते हैं? अगर उसने सचमुच ऐसा कहा तो लंबा आदमी शायद तुरंत मुड़कर चला जाता और उसकी महीने की सैलरी काफी कम हो जाती। वह स्वाभाविक रूप से ऐसा कुछ नहीं करता जो उसे और दूसरों को नुकसान पहुंचाए। हाँ, सेल्स असिस्टेंट ने बार बार कहा और उन 2 घमंडी लोगों को पास की ऑडी की ओर ले गया। 16,80,000। मैनेजर प्रमोद के मुंह से गाड़ी की कीमत सुनकर शिवांश का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसे थोड़ा दर्द महसूस हुआ। उसने शुरू में 10 लाख के आसपास की गाड़ी लेने की सोची थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये 16,80,000 की होगी। बाकी फीस जोड़ लें तो शायद 17-18 लाख हो जाए। बस 16,80,000। पिछले बार मैंने तुम्हें जो जेब खर्च दिया था वो इससे ज्यादा था, शालिनी कपूर ने हल्का सा मुस्कुराया। वो जेब खर्च आसानी से नहीं मिला था, शिवांश ने कड़वी हंसी हंसी। भले ही वो 20 लाख शालिनी कपूर ने उसे दिए थे, लेकिन उसने वो बिना किसी गलत नियत के लिए। अगर शिवांश योद्धा न होता तो वह उन 6 लोगों का मुकाबला नहीं कर पाता। भले ही राहुल जोशी और संजय तिवारी घायल न हुए होते, वे शालिनी कपूर और उस दूसरे शख्स की उन 6 लोगों से सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते थे। ये 16,80,000 बाहरी लोगों के लिए कीमत है। मिस्टर शिवांश यंग मिस शालिनी के छोटे भाई हैं, यानी मेरे प्रमोद दुबे के दोस्त। 15,80,000 और बाकी हमारी शॉप कवर कर लेगी, प्रमोद दुबे ने मुस्कुराते हुए कहा।
20 लाख का जेब खर्च और शालिनी कपूर के साथ इतना करीबी रिश्ता, वह शायद किसी बड़े परिवार का बेटा था। ऐसे शख्स को जानना प्रमोद दुबे के लिए सम्मान की बात थी। मैं ये कैसे ले सकता हूँ? शिवांश ने थोड़ा शर्मिंदगी महसूस की। प्रमोद दुबे ने न सिर्फ डिस्काउंट दिया बल्कि बाकी फीस भी माफ कर दी। कुल मिलाकर ये शायद 2 लाख से ज़्यादा की बचत थी, जो कोई छोटी रकम नहीं थी। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात? 15,80,000 में भी वो बस थोड़ा कम कमाएगा, शालिनी कपूर ने मुंह बनाया। प्रमोद दुबे ने अजीब सी मुस्कान दी। अगर सब यंग मिस शालिनी जैसे होते तो मेरी शॉप शायद बंद हो जाती। भले ही प्रमोद दुबे ने गाड़ी की कीमत 1 लाख कम की, लेकिन कार इंश्योरेंस जैसी चीज़ों के लिए 4S शॉप्स के अपने चैनल होते हैं और कीमत ज़्यादा नहीं होती। कुल मिलाकर ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख के आसपास था। 10 लाख से ज़्यादा की हाई एंड गाड़ी को 1 लाख कम करना ज़्यादा नहीं है। 10 लाख से ज़्यादा की गाड़ियाँ 8-10 हज़ार के मुनाफे के लिए नहीं बेची जाती, वरना 4S शॉप्स कब की बंद हो चुकी होती। तो फिर मैं मना नहीं करता। शिवांश ने यह सुनकर सिर हिलाया। चूंकि प्रमोद दुबे को अभी भी मुनाफा होगा, उसे ज़्यादा बुरा नहीं लगा। इसके अलावा शालिनी कपूर उसका कुछ पैसा बचाने आई थीं। शिवांश ने अपनी बैंक कार्ड निकाली और खुशी खुशी पेमेंट कर दिया। मिस्टर शिवांश, क्या आप इस गाड़ी को सीधे ले जाना चाहते हैं या लाइसेंस प्लेट मिलने तक इंतजार करेंगे और फिर लेने आएंगे? प्रमोद दुबे ने शिवांश से पूछा। सीधे ले जाओ, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ऑफिशियल लाइसेंस प्लेट की बात है तो तुम इसे कपूर ज्वेलरी में भेज देना, मैं किसी को इसे लेने भेज दूंगी। शिवांश के बोलने से पहले ही शालिनी कपूर ने सीधे कहा। शिवांश ने भी हल्का सा सिर हिलाया। कुछ दिनों में वह और शालिनी कपूर गुजरात के कच्चे माल के बाजार जा रहे थे और शायद 3 से 5 दिन तक वापस नहीं आएंगे। उस वक्त अगर लाइसेंस प्लेट तैयार हो गई तो लेने वाला कोई नहीं होगा। बेहतर होगा कि इसे कपूर ज्वेलरी में भेज दिया जाए और शिवांश वापस आने पर इसे ले लेगा। ठीक है, प्रमोद दुबे ने सिर हिलाया और किसी को टेम्परेरी लाइसेंस प्लेट तैयार करने और नई गाड़ी पर लगाने को कहा। नई गाड़ी में बैठकर शिवांश ने गहरी सांस ली। 10 लाख से ज़्यादा की गाड़ी, उसने पहले कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था और अब ये गाड़ी उसकी थी। क्या हुआ? शिवांश को थोड़ा खोया हुआ देखकर पीछे की सीट पर बैठी शालिनी कपूर ने पूछा। कुछ नहीं, बस यकीन नहीं हो रहा कि ये गाड़ी मेरी है, शिवांश ने आह भरी। इसमें यकीन न होने की क्या बात? ये गाड़ी तुम्हारे लिए बस एक ट्रांजिशनल गाड़ी है। तुम्हारी पत्थर जुए की स्किल्स के साथ ऐसी गाड़ी तो आसानी से आ सकती है। पैसा खर्च करने के लिए होता है, बैंक में रखने से बस नंबरों की एक स्ट्रिंग बन जाता है, शालिनी कपूर ने हल्की उदासीन मुस्कान के साथ कहा। ओह! शिवांश हैरान रह गया और मन ही मन कड़वी हंसी हंसा। शायद यही फर्क था उसके और उन सच्चे सक्सेसफुल लोगों के बीच जिन्होंने अपनी काबिलियत से अपनी दौलत बनाई थी। अचानक इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद भी उसकी सोच अभी पुराने जमाने में अटकी थी। अध्याय 30। जब तक उन्होंने शालिनी कपूर के साथ दिन खत्म किया तब तक शाम हो चुकी थी और शिवांश गाड़ी चलाकर काशी विश्वविद्यालय की ओर बढ़ा। शिवांश की गजब की सीखने की काबिलियत की वजह से बस कुछ ही घंटों में उसने नई गाड़ी को लगभग समझ लिया था। आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय में शिवांश स्कूल के बाहर वापस था। जैसे ही शिवांश ने गाड़ी धीमी की, स्कूल में घुसने की तैयारी करते हुए मध्यम स्ट्रीटलाइट्स के नीचे थोड़ी दूरी पर एक कुछ परिचित छायादार आकृति उसकी नज़र में आए। तनिषा खन्ना। उस कुछ परिचित छायादार आकृति को देखकर शिवांश का चेहरा थोड़ा बदल गया। ये और कोई नहीं, तनिषा खन्ना थी जिससे वह एक बार पहले मिल चुका था। लेकिन तनिषा इस वक्त थोड़ी बिखरी हुई लग रही थी, डगमगाते हुए और सड़क किनारे एक पेड़ के सहारे टिकी हुई थी। ये देखकर शिवांश ने गाड़ी रोक दी। साफ था कि तनिषा नशे में थी। एक खूबसूरत लड़की देर रात स्कूल के बाहर अकेले नशे में, बहुत खतरनाक थी। जैसे ही शिवांश गाड़ी से उतरा, उसने 2 आदमियों को तनिषा की ओर बढ़ते देखा। कुछ कहने के बाद उन्होंने तनिषा को सहारा देकर ले जाने लगे। यूनिवर्सिटी में ऐसा दृश्य असामान्य नहीं था। शिवांश ने पहले आदित्य रॉय को भी नशे में उठाया था, लेकिन ये 2 आदमी तनिषा को स्कूल की दिशा में नहीं ले जा रहे थे। रुको, तुम लोग कौन हो? शिवांश ने आगे बढ़कर दोनों आदमियों को रोका और ठंडे स्वर में कहा। ये सहपाठी, मेरी दोस्त नशे में है, मैं उसे आराम करने ले जा रहा हूँ, एक आदमी ने शिवांश को रास्ता रोकते देख जल्दी से कहा। दोस्त? अगर वो तुम्हारी दोस्त है तो क्या तुम उसका नाम जानते हो? शिवांश ने ठंडी हंसी हंसी। ये हमारा मामला है सहपाठी, क्या तुम थोड़ा ज्यादा दखल नहीं दे रहे? दूसरे आदमी का चेहरा सख्त हो गया और उसने गुस्से से कहा। माफ करना, मैं उसका सहपाठी हूँ लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता, शिवांश ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर दोनों आदमियों के चेहरे तुरंत बदल गए। लड़के, दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाओ वरना तुझे खोल दूंगा। एक आदमी ने शिवांश को ठंडी नजरों से देखा। ऐसी नशे में धुत खूबसूरत लड़की रोज रोज नहीं मिलती, तो वे ऐसा मौका कैसे छोड़ सकते थे?
मैं तो इस मामले में टांग अड़ाऊंगा ही। शिवांश को इस वक्त समझ आ गया कि इन दोनों आदमियों ने बस तनिषा को नशे में देखा और उसका फायदा उठाने की नीयत थी। चूंकि वह तनिषा को जानता था तो वह ऐसा कुछ होने कैसे दे सकता था। लड़के, जब तू मौत मांग रहा है तो मुझे दोष मत दे। एक आदमी ने क्रूरता से हंसा। उसने हाथ झटका और एक फोल्डिंग चाकू निकाल लिया। मौत मांग रहा है। दोनों आदमियों को चाकू निकालते देख शिवांश का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। ये यूनिवर्सिटी के बाहर था और उनकी इतनी हिम्मत ने शिवांश को पूरी तरह गुस्सा दिला दिया। अगर उसने इन्हें अच्छा सबक नहीं सिखाया तो पता नहीं और कितनी लड़कियां इनके हाथों सताई जाती। पैर हिलाते हुए शिवांश ने तेजी से 2 लातें मारीं। दोनों आदमियों को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला और वे दर्द से चीखते हुए पीछे उड़ गए, जमीन पर जोर से गिरे। ये तुम्हारे लिए सबक है। अगली बार मैंने तुम्हें काशी विश्वविद्यालय में देखा तो तुम जिंदगी भर अस्पताल में रहोगे। शिवांश ने दूर दर्द से चीख रहे दोनों आदमियों को ठंडे स्वर में कहा, तनिषा को सहारा देते हुए। हाँ हाँ बड़े भाई, हम अभी जा रहे हैं। दोनों आदमियों ने अपने पेट पकड़े, चेहरों पर दर्द भरा और जल्दी से भाग खड़े हुए। कितनी तेज शराब की बू। तनिषा को सहारा देते हुए शिवांश को तुरंत शराब की तीखी गंध आई। साफ था कि तनिषा ने बहुत ज्यादा पी थी, तभी वह इतनी नशे में थी। तनिषा, तुम ठीक हो? शिवांश ने जल्दी से पूछा। तुम? तनिषा ने शिवांश की ओर देखा, उंगली उठाई। मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम एक सनकी हो, नहीं एक टूटा दिल वाला लड़का। ये सुनकर शिवांश का मुंह सिकुड़ गया। तो तनिषा की नज़रों में वह बस एक सनकी और टूटा दिल वाला लड़का था। तुम किस हॉस्टल बिल्डिंग में रहती हो? मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ, शिवांश ने लाचार होकर कहा। नशे में धुत इंसान से तर्क करना बेकार था। हॉस्टल? क्या उसे पी सकते हैं? तनिषा ने सिर झुकाया, कौतूहल से पूछा। तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? मैं तुम्हारे दोस्तों को फ़ोन करता हूँ, वे तुम्हें ले जाएंगे। शिवांश ने तनिषा को देखा, थोड़ा बेबस महसूस करते हुए। एक खूबसूरत लड़की, नशे में, वाकई बस एक शराबी थी। हरामखोर, तनिषा ने गुर्राया। मेरी ड्रिंक में दवा डाल दी। समीर ठाकुर, तू बुरी तरह मरेगा। दवा डाल दी? शिवांश का चेहरा बदल गया और उसकी आंतरिक प्राण शक्ति उमड़ पड़ी। उसने तुरंत तनिषा की शारीरिक स्थिति की जांच की और वाकई उसके शरीर में एक दवा पाई। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी नशे में है। उसकी ड्रिंक में नींद की गोलियां डाली गई थीं, शिवांश ने मन में सोचा। तनिषा का अकेले सड़क पर दिखना पहले ही असामान्य था। ये बहुत मुश्किल था कि वह अकेले इतना पीकर इस हाल में हो। तो उसकी ड्रिंक में दवा डाल दी गई थी। समीर ठाकुर, शिवांश ने भौं उठाए। समीर ठाकुर ने हाल ही में देवराज शेट्टी और दूसरों को उससे निपटने के लिए भेजा था। अगर उसके पास कुछ स्किल्स न होती तो वह शायद अब तक अस्पताल में होता। उसे उम्मीद नहीं थी कि समीर ठाकुर ने अभी भी तनिषा को नहीं छोड़ा और उसकी ड्रिंक में दवा डालने जैसे नीच तरीके का सहारा लिया। कोई करीबी ही उसकी ड्रिंक में दवा डाल सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि तनिषा अकेली थी। इस वक्त शिवांश को कुछ समझ आया कि तनिषा यहाँ अकेले क्यों दिखी। सबसे ज़्यादा संभावना थी कि उसे पता चल गया था कि उसकी ड्रिंक में दवा डाली गई थी और वह भाग निकली थी, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दवा का असर और शराब ने उसे बेसुध कर दिया था। अगर वह संयोग से न आया होता तो तनिषा भले ही समीर ठाकुर के जाल से बच गई थी, लेकिन 2 गुंडों के हाथों पर जाती, सचमुच भेड़िए की मांद से निकलकर बाघ की मांद में। शुरू में शिवांश ने तनिषा के फ़ोन से उसके दोस्तों को सूचित करने की सोची थी, लेकिन तनिषा को अभी अभी उसके दोस्तों ने धोखा दिया था और उसे नहीं पता था कि किसने धोखा दिया। वह गलती से तनिषा को फिर से समीर ठाकुर के हाथों में नहीं भेजना चाहता था और अच्छा काम करके बुरा नतीजा नहीं चाहता था। छोड़ो, मैं उसे अभी के लिए विला ले जा सकता हूँ, शिवांश ने तनिषा को देखते हुए लाचार होकर कहा, जो अब पूरी तरह बेसुध थी। इस तरीके के अलावा उसे अभी कोई बेहतर रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह सावधानी से तनिषा को गाड़ी में ले गया और स्कूल की ओर ड्राइव करने लगा। बेहतर होगा कि तुम गाड़ी में उल्टी न करो, ये मेरी नई गाड़ी है, शिवांश ने पीछे की सीट पर लेटी नशे में धुत तनिषा को देखकर प्रार्थना की। थप्पड़। प्राइवेट रूम में एक तेज आवाज गूंजी। नाकारा, इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? तुमने नहीं कहा था कि ये पक्का काम करेगा? समीर ठाकुर ने सामने खड़ी आकर्षक महिला को गुस्से से देखा। इस महिला का नाम स्नेहा पिल्लई था, तनिषा खन्ना की रूममेट और सबसे अच्छी दोस्त। उसने बहुत सारे पैसे खर्च करके इस महिला को तनिषा की ड्रिंक में दवा डालने के लिए मना लिया था ताकि काम पक्का हो जाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस महिला ने दवा तो डाल दी, लेकिन तनिषा भाग गई। यंग मास्टर समीर, माफ़ करें, मुझे नहीं पता था कि तनिषा अचानक चली जाएगी, स्नेहा ने अन्याय महसूस करते हुए कहा। उसे भी नहीं पता था कि तनिषा अचानक क्यों चली गई। उसने उसके फ़ोन का जवाब भी नहीं दिया, जिससे तनिषा को ढूंढना नामुमकिन हो गया था। जब तुमने मेरे पैसे लिए थे तब ये क्यों नहीं कहा? समीर ठाकुर ने फुफकारा, अगर तनिषा को कुछ हुआ तो तुम बस मरने की प्रतीक्षा करो। समीर ठाकुर हमेशा से तनिषा को अपनी निजी संपत्ति मानता था।
उसने अभी तक इस चीज के साथ खेला नहीं था, और अगर कोई और ऐसा कर लेता तो वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था। और इस बार इस महिला की लापरवाही की वजह से तनिषा को कुछ हो सकता था जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता था। यंग मास्टर समीर, स्नेहा ने यह सुनकर डर के मारे समीर ठाकुर को देखा। उसे समीर के शब्दों पर जरा भी शक नहीं था। समीर ठाकुर कोई साधारण अमीर खानदान का लड़का नहीं था।